मतलब 20 बात आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं स्टोरी लैंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को, जिसमें हमारा वीन म्यूट टीचर होने वाला है। अब म्यूट टीचर है तो वो पढ़ाएगा कैसे, वो हम बाद में देखेंगे। और हमारा रंग जी गैंगस्टर है, ठीक है। फिर चलो हम स्टार्ट करते हैं। 12 साल का लड़का एक प्रोजेक्ट को लेकर के बैठा हुआ था, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट को कुछ बच्चे ने बुली करके उसे फाड़ डाला हुआ था। वहां से हमारे सेकंड मेन लीड कैरेक्टर विंग क्रॉस करते हुए जा रहा था, जो कि रोड साइड बने हुए जो सब्वे होता है पार्किंग टाइप से, वहां पे वो 12 साल का लड़का वहां पे बैठा हुआ था। विंग उसके पास आते हुए उसे ताली बजाते हुए कहता है इशारा में, क्या हुआ है तुम्हें। वो 12 साल का लड़का उसे देख रहा होता है बस चुपचाप से, क्योंकि विंग म्यूट है और बोल नहीं सकता है। वो लड़का बस उसे देख रहा होता है। विंग दोबारा से उसे पूछता है क्या हुआ है तुम्हें, पर वो लड़का कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि उस 12 साल के बच्चे को उसका साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था। दैट्स वाई विंग अपना फोन निकालता है और निकालने के बाद वो सीधे उसे मैसेज टाइप करते हुए उसे बताना स्टार्ट करता है। पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे। वो 12 साल का लड़का जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, देन कह देता है कि किस कि मेरे स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो मुझे बुली करते हैं और उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया है। इसलिए मैं उदास हूँ, क्योंकि आज स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करना है और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे कुछ भी कहे और डैड डैड मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहता है मैं बना दूं, और वो ऐसे अपनी तरफ फिंगर्स को पॉइंट करते हुए कहता है। वो लड़का जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था, वो कहता है क्या आप ठीक कर दोगे। तो वो कहता है हाँ मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। इतना बोलते हुए वो उसे बनाना स्टार्ट कर देता है और बगल की दुकान से जा करके ग्लू ला करके सबको चिपकाना शुरू कर देता है, जो कि विंग बहुत ज्यादा अच्छे से उस काम को कर रहा होता है। लेकिन वो 12 साल का लड़का बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या ये होगा भी या नहीं होगा, क्या होगा। ये सारी बातें सोचते हुए वो 12 साल का लड़का बहुत ज्यादा रोते हुए विंग को देख रहा होता है। विंग सारे प्रोजेक्ट को बना देने के बाद उससे कहता है और थम्स अप का साइन देते हुए कहता है ये हो गया। वो लड़का उस प्रोजेक्ट को लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी वो कहता है क्या आप मेरे साथ स्कूल चलना चाहेंगे। विंग हाँ में सर हिला देता है और उसके साथ वो जाने लगता है। विंग उस लड़के को देखते हुए कहता है अपने मन में, पता नहीं क्यों तुम्हें देखने के बाद मुझे अपने बच्चे की याद आ रही है। हाँ, और इतना बोलने के साथ ही विंग उसके साथ स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। स्कूल आने के बाद हालांकि 5 मिनट लेट हो गया था, पर विंग अपने फोन में टाइप करके बता देता है कि उस बच्चे के साथ किसी ने बुली किया था, दैट्स वाई वो लेट हो गया है। वो जो पियून था वो उसे लेकर के अंदर चला जाता है और जाने के बाद उसे क्लास में बिठा दिया जाता है। एक एक करके सारे बच्चे अपने प्रोजेक्ट शो करा रहे होते हैं और वो बच्चा भी अपना प्रोजेक्ट दिखा देता है। उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो उस बच्चे को अच्छे से हम कह सकते हैं कि उसे फर्स्ट नहीं टॉप मतलब वो किया हुआ था, एंड देन उसे टॉप वाला प्राइज मिलता है, जिसकी वजह से वो भागते हुए सीधे विंग को आकर गले लग जाता है और विंग उसका बाहर वेट कर रहा होता है। वो उसे कह देता है कि अगर आप नहीं होते तो शायद मुझे ये रिवॉर्ड कभी नहीं मिलता, और मैं क्या ही बोलूँ आपको। और वो सैंटी हो गया था। विंग उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है कोई बात नहीं, और अपने मन में और ऐसे 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 सामने सीधा खड़ा करके कहता है ऐसे थम्स अप करते हुए कि तुम घर जाओ और अपने पापा को बोलना कि तुमने बहुत अच्छा किया। पर वो 12 साल का लड़का कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दैट्स वाई विंग अपने फोन में टाइप करता है कि आप घर जाओ, घर जाकर पापा को बोलना कि आपने बेस्ट किया है। और वो थम्स अप का भी साइन लेना हुआ था। इसके बाद वो बच्चा बाहर आता है, जिसे लेने के लिए एक बहुत बड़ी सी कार आई थी। विंग उस बस कार को देखता है एंड देन वो जाते हुए उस बच्चे को बाय बाय करता है, जहाँ पे वो बच्चा उस बड़ी सी कार में बैठ जाता है और अपने घर के लिए रवाना लेता है। विंग अपने फोन में
टाइम देखता है, वहां से वो घर के लिए चल देता है। विंग, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो अनाथ है। उसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। उसका एक दोस्त है जिसका नाम वैनिंग है, जिसके साथ वो रूम शेयरिंग पे रहता है। वो वहां से चलते हुए जब रूम पे आता है, वैनिंग डोर ओपन करते ही कहता है, इतना टाइम कैसे लग गया तुम्हें? ग्रोसरी का सामान लेने गए थे या फिर ग्रोसरी का सामान उगाने गए थे? विंग इशारा करते हुए कहता है, रास्ते में मुझे एक बच्चा मिल गया था और मैं उसकी मदद करने लगा था। वेनिंग कहता है, तुम और तुम्हारा ये हेल्पिंग नेचर दोनों एक दिन हमें ना डुबा देगा, इसलिए अपने हेल्पिंग नेचर को अपने पास रखो। तुम जानते हो ना तुम कितनी मुश्किल से। और इतना बोलते हुए वेनिंग विंग को लेकर अंदर आ जाता है। यहाँ पे विंग उसे कहता है, ठीक है, इशारों में, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, तुम साइड हटो। इतना बोलकर वो किचन में चला जाता है और खाना बनाने लगता है। वेनिंग अपना ऑफिस वाला काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वेनिंग एक IITian है और वो काम कर रहा होता है। विंग वो सब कुछ कर लेने के बाद उसके पास आता है और कहता है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। वेनिंग कहता है, अभी अभी तो तुम जस्ट हॉस्पिटल से आए हो और तुम कुछ करना चाहते हो? तो विंग कहता है, पूरे 2 साल तक मैं हॉस्पिटल में था, मेरा बिल तुमने पे किया है, तो मैं तो तुम्हारे बिल दूंगा ना। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। बेनिंग कहता है, हाँ 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 समझ गए, वैसे भी हम दोनों के अलावा कौन है अनाथ आश्रम छोड़े हुए? इतना लंबा समय हो गया है और हमसे मिलने के लिए कोई आया भी नहीं है, तो क्यों ना हम घर चले, मुझे घर की याद आती है कभी कभी। इतना बोल करके और वो मतलब ऐसे प्लान कर रहे होते हैं, तो फिर विंग हाँ में सर हिला देता है एंड देन उसके बाद वो कहते हैं, ठीक है तो हम चलेंगे। उसके बाद वो लोग वापस से जो खाना वगैरह बनाए हुए थे वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो 12 साल का लड़का कोई और नहीं बल्कि लैन ह्यूवान है। वो जब घर आता है तो भागते हुए आता है जहाँ पे वोंग जी, हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर, मीटिंग कर रहा होता है ऑनलाइन। ह्यूवान भागते भागते आता है, कहता है, डैडा डैडा डैडा, मैं प्रोजेक्ट में टॉप कर गया, मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले, देखिए ना डैडा। वांग जी उस वीडियो को पॉज करते हुए कहता है, सॉरी जेंटलमैन, एंड देन युवान को बिठाते हुए कहता है, क्या हुआ है? युवान कहता है, डैडा ये देखिए ना मैंने टॉप किया है। वांग जी उस प्रोजेक्ट को देखता है जो कि बहुत अच्छे से बनाया गया था एंड देन कहता है, ये किसने किया? क्योंकि तुम तो घर से कुछ और बना कर लेके गए थे। फिर युवान सारी बात कह देता है कि वो जब कार से उतर के, और वो ना स्कूल से थोड़ा सा पीछे आकर के बैठा हुआ था, तो जब वो उतर के अंदर जा रहा होता है तो उसके क्लासमेट ना जो कि उससे थोड़े से चिढ़ते हैं और उन्हें बुली करते हैं, तो वो बच्चे ना आकर के उसके सारे प्रोजेक्ट को तोड़कर पानी डाल के चला गया हुआ था। फिर वहां पे एक म्यूट अंकल आए थे, उन्होंने इस सारे प्रोजेक्ट को बना दिया और वो बहुत ब्यूटीफुल भी थे, तो मैं उनसे पढ़ना चाहता हूँ। वांग जी कहता है कि वो एक तो तुमने कहा म्यूट है, ऊपर से तुम उनसे पढ़ना चाहते हो, तो अब मुझे ये बताओ कि वो तुम्हें कैसे पढ़ाएंगे? युवान युवान कहता है, वो मुझे फोन में टाइप करके पढ़ा देंगे, पर मैं उन्हीं से पढ़ूंगा, बस बात खत्म। इतना बोल करके और वो अपने कमरे में चला जाता है। वांग जी कहता है, एक म्यूट टीचर। इतना बोलने के साथ ही वो फिर से अपना काम करने में लग गया था। वो जब डील वगैरह कर लेता है उसके बाद क्रिस वहां आते हुए कहता है, सर। तो वांग जी ना अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। फिर किस दोबारा कहता है, सर। वांग जी कहता है, हाँ। कहता है, बाबा घर आ गए ना? मैंने सुना कि बाबा को स्कूल में किसी ने बुली किया, हमें कुछ करना है क्या? वांग जी कहता है, नहीं, बच्चे हैं तो ऐसे तो होता रहेगा ना, जब तक बात कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ना हो जाए तब तक तुम कुछ मत करना। तो उसके बाद वो शांत हो जाता है। फिर क्रिस जो कि जा ही रहा होता है, तो वांग जी कहता है, वैसे पता करो कि आज युवान से मिलने के लिए कौन आया था। तो क्रिस कहता है, सर मैं पता कर लूंगा, पर हमें क्लब जाना है तो आप चलिए। इतना बोल करके वांग जी ऊपर जाता है, रेडी हो जाता है। युवान जहाँ पे गुस्सा होकर बैठा था, वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, युवान आप मुझे बताओ कि आपको कुछ चाहिए क्या, तो मैं आपको लेता हुआ आऊंगा। इतना सुनना हुआ ही था, तो कहता है, आ, हाँ चाहिए, तो आप लाओगे? तो वांग जी कहता है, हाँ हाँ पक्का मैं लेके आऊंगा। युवान कहता है, पक्का प्रॉमिस लाओगे? वांग जी कहता है, हाँ पक्का प्रॉमिस लेके आऊंगा। युवान जिद करते हुए कहता है, मुझे वो अंकल टीचर चाहिए। तो वांग जी फिर से कहता है, युवान वो तो म्यूट है ना, फिर वो कैसे पढ़ाएगा तुम्हें? जिद करना बंद करो और खाना खा के सो जाना। कितना बोल वांग जी नीचे आता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा फोटो फ्रेम लगा हुआ था, और ये था लैन सिचैन और जियांग चिंग की पिक्चर, जो जिनकी डेथ हो चुकी है। और उस फोटो फ्रेम के सामने में खड़े होते हुए कहता है, काका आपका बेटा
बिल्कुल आपकी तरफ बहुत ज्यादा जिद्दी है, मैं कैसे उसे हैंडल करूं मुझे समझ नहीं आता, प्लीज आप उसका ध्यान रखिएगा। इतना बोल हमारा वांगजी मीटिंग करने के लिए क्लब आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा रनिंग था वो विंग से कहता है, वैसे तुम बोर तो नहीं हो रहे? विंग ऐसे साइन बनाता है, मुंह ऐसे लटका हुआ और बोलता है बुआ। तो रनिंग हंसते हुए कहता है तो फिर चलो हम क्लब चलते हैं। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता ठीक है। उसके बाद वो दोनों अच्छे से ड्रेस्ड अप होते हैं, देन क्लब के लिए जाने लगते हैं। वेनिंग और विंग दोनों क्लब के लिए आए हुए थे। तभी वेनिंग कहता है क्या हुआ विंग? क्योंकि विंग ने अपने पॉकेट टोल रहा था। वो कहता है मेरा फोन शायद टैक्सी में रह गया, मैं अभी आया। इतना बोलकर वो इशारा करता हुआ बाहर भागता है जहाँ पे वो टैक्सी अभी भी ऐसे जा ही रही होती है। तभी वो जाकर के फटाक से ना उस टैक्सी वाले को ऐसे दरवाजा को ऐसे ठोकता है। तो वो टैक्सी वाला बोलता है फिर से आपको कहीं छोड़ दूं क्या? वो इशारा में कहता है मेरा फोन मेरा फोन। वो टैक्सी ड्राइवर उसका फोन उसे दे देता है और वो कहता है शुक्रिया। विंग भी ऐसे बस सर हिला करके उसे थैंक यू बोल देता है एंड देन वहां से वो वापस आ जाता है। वो आने वक्त जो कि हमारा क्लब थोड़ा सा सेकंड वाले पे था, दैट्स वाई वो जब जा रहा होता है तो लिफ्ट ना देखता है कि बंद होने वाला है। विंग ना भागते हुए उस तरफ बढ़ता है। अब वो तो बोल सकता नहीं था इसलिए उस लिफ्ट में ना पैर डाल देता है, जो कि थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन में बीच में डाला हुआ था, मतलब कि पैर उठा के बीच में डाला हुआ था। सामने वाले 3 शख्स जिसमें हमारा एक वांगजी, दूसरा हमारा क्रेस और एक और बंदा था, वो सब ना ऐसे हाँ करके देख रहा था कौन है जो उसको जूता दिखा रहा है। तभी सामने विंग को देखता है। विंग जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ज्यादा अडोरेबल लग रहा था। विंग जैसे ही सामने वाले शख्स को देखता है उसकी सांसें हैवी हो गई थी और उसके पैर अभी भी बीच एलिवेटर में हवा में लटके हुए थे। क्रिस कहता है आपको अंदर आना है? एक्सक्यूज मी, आपको अंदर आना है क्या? तो विंग हाँ में सर हिला करके अंदर आ जाता है और वांगजी के सामने में खड़ा हो जाता है। जैसे बटन ऑन करते हैं तो एक होता है ना एक झटका, अंदर लिफ्ट ऊपर जाती है। तो अचानक से ना जैसे होता है तो विंग डिसबैलेंस्ड हो जाता है और वांगजी उसे होल्ड कर लेता है। कहता है क्या तुम ठीक हो? और वांगजी विंग को देख रहा था। विंग का फेस उसे किसी की याद दिला रही थी, पर किसकी वांगजी को खुद नहीं पता था। विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था जिसे वांगजी बार बार देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। विंग उसके केस से खुद को छुड़ाते हुए साइड लग के खड़ा हो जाता है और अपने बालों को ठीक करने लगता है। और उसके बाद वो ऊपर की तरफ आ जाता है जहाँ पे दोनों आदमी सेम ही जगह जा रहे होते हैं। विंग पहले निकल करके अंदर चला जाता है जहाँ पे जो बाउंसर्स थे ना वो विंग को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। विंग बार बार ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा था इशारे से, मेरा दोस्त अंदर गया है मुझे जाने दे। वो फोन में भी टाइप करके दिखाता है पर नहीं जाने दे रहा था। मांगजी जो कि पीछे से आ गया हुआ था वो 2 मिनट से देख रहा था कि ये स्ट्रगल कर रहा है। उसके पास आते हुए कहता है क्या बात है जेंटलमैन? वो बांसर कहता है सर ये बोल नहीं सकते। बांगजी उसे देखता है देन कहता है वाह क्या इत्तेफाक है, तुम भी बोल नहीं सकते। बिंग बस उसे गुस्से से घूर कर देख रहा होता है। बांगजी उसके कमर में हाथ डालते हुए कहता है ये मेरे साथ है। इतना बोलकर उसे घसीटते घसीटते अंदर लेके आ जाता है जहाँ पे बिंग उसके हाथों को छुड़ाते हुए ऐसे गुस्से में इशारा करते हुए कहता है ये क्या बदतमीजी है, मुझे क्यों टच किया? वांगजी उसके इसे गुस्से और फनकने वाले एक्शन को देख करके उसके पास बढ़ता है। तभी किस कहता है सर ऊपर वाले रो में हमारी सीट है चलिए। इतना बोलकर वो चला जाता है वहां से। विंग बस ना इसे गुस्से में घूर घूर कर देख रहा होता है। बिन्निंग आते हुए कहता हे मैं बाहर ही आ रहा था, मैं भूल गया था कि मेरे बिना तुम अंदर नहीं आ सकते। पर तुम अंदर कैसे आए विंग? विंग ना ऐसे गुस्से में बस जाते हुए से घूर रहा होता है और वो इशारा करके बोलता है उस बदतमीज की वजह से वो मुझे लेकर अंदर आ गया। विंग हंसते हुए कहता है चलो कोई तो तुम्हें पसंद आया। वो कहता है मैं और पसंद माय फुट। इतना बोल करके वो बार काउंटर पे जाकर बैठ जाता है जहाँ पे वेनिंग कहता है क्या लेने वाले हो, शॉर्ट्स या कुछ और? विंग एक मार्गेरिटा ऑर्डर करने के लिए उसको बोल देता है। वेनिंग उसके लिए ऑर्डर कर देता है एंड देन वो डांस करने चला जाता है। विंग हर तरफ सबको देख रहा होता है और साथ में वो ऊपर भी घूर घूर के देख रहा होता है क्योंकि वहां से ना एक साइड से ना वांगजी दिख रहा था विंग को और विंग ने बस उसे घूर घूर कर गुस्से में देख रहा होता है। वेनिंग विंग के पास आते हुए कहता है क्या डांस करने चलोगे? विंग कहता है अपने मन में डांस तो नहीं करना पर किसी का गला जरूर काटना है मुझे। इतना बोलकर वो उस ग्लास को वहां रख देता है और बगल में पड़े हुए एक कांच था जो कि शायद गलती से किसी कस्टमर से टूट गया था, उसमें से एक टुकड़ा कांच अपने हाथ में से छुपा करके ले लेता है। देन वो उसके साथ डांस करने के लिए आ जाता है। वो थोड़ा थोड़ा डांस कर ही रहा होता है तभी देखता है कि वांगजी जिसकी मीटिंग ओवर हो गई थी वो डांस करते करते ना ऐसे इस तरफ जिधर से वांगजी क्रॉस कर रहा था उस तरफ जाने लगता है। रनिंग में डांस कर रहा था, दैट्स व्हाई उसने ध्यान नहीं दिया कि विंग कर क्या रहा है। वो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे डांस करते करते ना वांगजी के सामने चला जाता है और सीधे उसके चेस्ट पे ऐसे बोल सकते हैं हम कि
सीधे बम्प अप हो जाता है। वांग जी उसे पकड़ते हुए कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? विंग उसे देखते हुए बहुत प्यारी सी ऑकवर्ड सी स्माइल करता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर फिर से गिर जाता है और उस कांच से वांग जी के हाथ पे ना ऐसे क्रैच मार देता है, कांच वो फेंक देता है। जिसके बाद वांग जी ऐसे आउच करता है तो क्रिस कहता, क्या हुआ सर? वांग जी कहता, कुछ नहीं, पर विंग उसके ऊपर ऐसे चिपका हुआ था जैसे कि ऐसे कोला बियर ना जाके चिपक गया है। वांग जी कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ। विंग उसके ऊपर से हट करके फिर वो डांस करने लगता है। वांग जी के हाथ से आता हुआ ब्लड देख करके क्रिस कहता है, ये क्या हुआ सर? कहता है, लगता है शायद किसी चीज में लग गई है। फटक से वो रुमाल से उसका हाथ बांध देता है एंड देन वो वहां से बाहर आ जाता है। तभी वांग जी को फील होता है कि जैसे कि उसकी बॉडी ना ऐसे हिट अप हो रही है एंड देन वो परेशान हो रहा था। वो जैसे ही गेट से बाहर निकलने वाला होता है, वो वापस से मुड़ते हुए कहता है, ड्रिंक में कुछ मिलाया था क्या? तो क्रिस कहता है, सर पता नहीं, पर मुझे भी अजीब लग रहा है। इससे पहले कि कुछ हो हमें निकलना चाहिए। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता, ठीक है। वांग जी वो लोग जैसे ही बाहर निकलने को हुए थे, विंग बिना वेन्निंग को इन्फॉर्म किए वो भी वांग जी के पीछे निकल जाता है। अब पार्किंग लॉट में वांग जी अपनी कार की तरफ बढ़ रहा होता है और विंग भी उसका पीछा करते करते वहां तक आ गया हुआ था और वो वांग जी को ढूंढ रहा होता है, पर वांग जी उसे कहीं भी नहीं मिलता है। जैसे ही वांग जी की कार पार्किंग लॉट से जैसे बाहर जाने को होती है ना, तो बाहर वाले रास्ते पे विंग उसका वेट कर रहा था कि कहीं से भी जाएगा तो इधर से ही बाहर निकलेगा ना। अचानक से एक कार को देखता है, वो पीछे पलटता है, उस कार से उसकी टक्कर हो जाती है जहाँ पे वो गिर गया हुआ था और विंग बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसके थोड़ी दूर पे ही कार रुक गई थी और वांग जी ने पहले ही ब्रेक, मतलब उसका जो ड्राइवर था वो पहले ही ब्रेक लगा दिया हुआ था। दैट्स वाई। तो जब देखता है कि वांग जी ऐसे खींचते हुए कहता है, कौन है बाहर? क्रिस कहता है, सर ये वही लड़का है जो हमें क्लब में मिला था। इतना बोलना हुआ ही था तो वांग जी कहता है, उसे अंदर लेकर आओ। फिर क्रिस उसे अंदर लेकर बिठा देता है। क्रिस आगे जाके बैठ जाता है। वांग जी जब उसे देखता है तो उसे देखते ही कहता है, कौन हो तुम? हाँ, और यहाँ तक कैसे आए? विंग खुद डरा हुआ था और वो ऐसे अपने सर को बार बार टच कर रहा था और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता, क्या हुआ है? पर वांग जी के पास जो दवाई का असर हो रहा था वो बहुत ज्यादा भयंकर हो रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था एंड देन उसे लेकर के वो लैंड मेंशन आ जाता है। पूरे रास्ते वांग जी ने अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया था। उसके हाथ जो रुमाल से बंधे थे वो पूरा लाल हो गया था क्योंकि जब जब भी उसकी बॉडी की हीट बढ़ रही थी वो अपने हाथों को इतना टाइटली दबाता था कि ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो गया था। घर आते आते क्रिस और वो उन सब की हालत खराब हो चुकी थी। वांग जी कहता है, तुम जाओ सर्वेंट क्वार्टर जाओ, मैं चला जाऊंगा और तुम मेरे साथ चलो, गेस्ट रूम में सो जाना। पर हॉल में आते आते वांग जी सोफे पे सो गया हुआ था और विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उसके हाथे के बैंडेज को खोल करके अपने पॉकेट से रुमाल निकाल कर उसके हाथों को बांध देता है टाइटली, क्योंकि ब्लड जा रहा था, रोकना बहुत जरूरी था। उसके बाद उसके मुंह पे पानी मारता है जहाँ पे वांग जी सीधे विंग को ना ऐसे गला दबाते हुए बेड पे थ्रो कर देता है, सोफे पे। एंड देन कहता है, कौन हो तुम? विंग उसे मारते हुए कुछ कहने वाला था, तभी वांग जी उसे कहता है, ओ तुम तो मुझे बोल भी नहीं सकते। इतना बोल करके कहता है, देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूं इससे पहले मेरे नजर से दूर हो जाओ। विंग इशारा करते हुए कहता है, आपका रूम कहाँ है, मैं आपको छोड़ दूं। पर वांग जी उसके ऊपर ही लेट जाता है। विंग जिसको बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा था वो वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था पर वो हटा नहीं पा रहा था। वांग जी कहता है, मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरा कंट्रोल बहुत अच्छा है, पर तुम्हारी बॉडी की स्मेल मुझे किसी की याद दिलाती है, ऐसे ही रहो। इतना बोल वांग जी उसके ऊपर लेटा हुआ था। विंग जिसकी आंखों से आंसू निकल गए थे और उसे देखते हुए ऐसे हिट कर रहा था, उसे मार रहा था और अपने मन में कहता है, आपकी वजह से, आपकी ही वजह से तो मैं मर गया और आपको मेरी याद आ रही है। आपको तो मर जाना चाहिए। आप अपने मुंह से मेरे बारे में कैसे नाम ले सकते हैं? आई हेट यू लंजान, आई हेट यू लंजा। इतना बोलते हुए विंग उसको हिट कर रहा था, पर विंग जो कि उसके दवाई की और कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, दवाई नहीं ड्रिंक, जिस वजह से विंग उसके बैक को रब कर रहा होता है और वांग जी थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था और उसके ऊपर ही लेटे लेटे वो सो जाता है और विंग भी उसको हक करके सो गया हुआ था। सुबह में जब वांग जी की नींद खुलती है, अपने नीचे विंग को देखता है, वो हड़बड़ा कर उठ गया था एंड देन जब वो विंग को देखता है तो वो बिल्कुल सही सलामत था। अपने आप को जब देखता है तो वो भी कोट वोट पहने ही था। वो काफी ज्यादा घबराए हुए अपने हाथों वगैरह को देखता है कि उसने कुछ किया तो नहीं। और फिर वो विंग को देखता है जिसे देखने के बाद वो अपने आप को 3-4 थप्पड़ लगा देता है और कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऑलरेडी किसी को लाइक करते हो और तुम तो इसका नाम भी नहीं जानते कि ये कौन है। तुम्हें पता है ना, तुम विंग को पसंद करते थे
हाँ, तो फिर तुम किसी और को कैसे टच कर सकते हो वांग जी? इतना बोलकर वांग जी फिर से एक थप्पड़ खुद को लगाता है एंड वो उसे सोए हुए देखता है, जिसके ऊपर एक चद्दर डाल के वो अपने कमरे में चला जाता है। अपने हाथों वगैरह को रब करते हुए नहा लेता है। फिर हाथ में बैंडेज वगैरह बांध करके कपड़े वगैरह पहनकर युवान के कमरे में आता है, जहाँ पे युवान पीसफुली सो रहा था। अब वांग जी नीचे आता है, जहाँ पे विंग भी अभी भी सो रहा होता है। जब वो सो रहा होता है तो वांग जी ना उसे देख रहा होता है, उसके पूरे चेहरे को, उसका चेहरा और उसके लिप्स के नीचे जो मोल था वो किसी की याद दिला रहा था। और वो था हमारा वी बुसियान, जो कि विंग खुद है। पर विंग का फेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले उसका चेहरा जैसे था थोड़ा सा गोलू मोलू चबी टाइप्स का, और जो वी बुसियान था वो थोड़ा चबी भी था, मतलब गोलू मोलू चबी टाइप्स का था। और जो विंग है अभी वो हेल्दी परफेक्ट बॉडी के साथ में है। तो वो उसे देखते हुए कहता है, पता नहीं क्यों तुम्हें देखने के बाद मुझे किसी की याद आती है। तभी हमारा युवान पीछे से आंख ऐसे मलते हुए नीचे आता और कहता है, डरा आप किसी घूर के देख रहे हो? और वो जब सामने आते कहता है, म्यूट टीचर, इतना बोलकर उसके ऊपर कूद जाता है। अब जैसे कूदता है तो विंग आउच मतलब ऐसे पैर पकड़ते हुए तो ऐसे पकड़ के ऐसे उठने की कोशिश करता है, जहाँ पे युवान उसको हक किए हुए था। जिसे देखने के बाद युवान कहता है, डरा आप सच में मेरे लिए टीचर को लेके आ गए? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मंग जी सरप्राइज होते हुए कहता है, तो क्या ये वही टीचर है? युवान कहता, ये वही है जिन्होंने मेरी मदद की, और आप ये कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। उसके बाद उसे उठाते हुए कहता है, टीचर टीचर आप ठीक तो है ना? आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? आपको कुछ चाहिए क्या? विंग उसे देखते हुए इशारे में कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। फिर वो अपना फोन लेता है और टाइप करके उसे बताता है। दीवान कहता है, थैंक यू, तो आप मुझे पढ़ाने आए हैं? विंग ऐसे ना में मुंडी हिलाता है। दीवान कहता है, डैड ये तो ना बोल रहे हैं। वांग जी कहता है, एक्चुअली मैं, हाँ ये तुम्हें पढ़ाने आए हैं, पर तुम इस तरह से गंदे गंदे बच्चे बन के इनके साथ रहोगे क्या? दीवान कहता है, तो ये भी यही रहेंगे ना? वांग जी कहता है, हाँ। कहता हाँ, मेरे टीचर बन के, ताकि मेरा ये टाइम पास भी हो जाए। और आप तो घर पे रहते भी नहीं हो, मुझसे कोई बात भी नहीं करता, मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं है, तो फिर मैं चाहता हूँ। इतना बोलकर युवाना शिकायत करते हुए ऊपर चला जाता है। विंग उसके बाद उठ के बैठ के अपने शूज पहन रहा होता है। तो वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, हे रिलैक्स्ड, हम क्या बात कर सकते हैं? विंग हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद वांग जी वहां बैठ जाता है और कहता है, हालांकि उसे साइन लैंग्वेज अभी नहीं आती है, फिर वो टूटे फूटे साइन लैंग्वेज है, जैसे कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो विंग ना टाइप करके बताता है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, पर मेरे कान सही हैं और मैं सुन सकता हूँ, बोलो। वांग जी कहता है, ओह हाँ। फिर वो कहता है, एक्चुअली में मेरे घर में कोई भी नहीं है, आई मीन कि मतलब हमारे फैमिली में ज्यादा लोग नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम युवान का ध्यान रख सकते हो क्या? तुम्हारी सैलरी 1 लाख पर मंथ। विंग तो हाँ करके उसे देख रहा था। वांग जी कहता है, 2 लाख पर मंथ। विंग उसके बाद ऐसे उसको बोल देता है, ठीक है ठीक है। फिर वो अपना कंडीशन बताता है कि वो बोल नहीं सकता, तो वो हर चीज ना टाइप करके या फिर आईपैड पे लिख के युवान को बताएगा। वांग जी कहता है, हाँ हाँ जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। पर युवान चाहता है कि तुम उसे पढ़ाओ, तो तुम उसे पढ़ा दोगे? विंग को भी जॉब की जरूरत थी, उसे वेन्निंग का बिल भी पे करना था, क्योंकि वेन्निंग ने उसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे, दैट्स वाई वो हाँ कर देता है। उसके बाद वो बोलता है कि वो यहाँ नहीं रह सकता है। तो वंग जी कहता है कि उसे यहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब वो यहाँ पे आ गया है तो दुश्मन की नजर में आ जाएगा। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग डर गया था और कहता है, क्या मतलब आपका? वो भी इशारे में। तो वंग जी कहता है कि मैं एक माफिया हूँ, और जब किसी को तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे बारे में तो वो तुम्हारे ऊपर भी हमला कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारा सारा सामान हम यहाँ पे मंगवा लेंगे। विंग कहता है कि वो अपने दोस्त के साथ रहता है, जो सुनकर वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड देन कहता है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? विंग कहता है, नहीं नहीं वो मेरा दोस्त है, और मैं उसके साथ रहता हूँ, क्योंकि मैं जब बीमार था तो उसने मेरी हेल्प की थी, और उसने ही सारे पैसे लगाए थे, इस वजह से मुझे उसके लिए पैसे कमाने हैं और उसे देना है, क्योंकि हम लोग अनाथ आश्रम में रहते हैं। और वो सारा कुछ ना टाइप करके वांग जी को दे देता है। जिसके बाद वांग जी कहता है, कितने पैसे लगे थे? वो कह देता है, 1 मिलियन लगा था। वांग जी कहता है, ये रहा 2 मिलियन का चेक, और चलो मेरे साथ। विंग कहता है, कहाँ? वांग जी कहता है, जहाँ तुम्हारा रूम है वहां। फिर वांग जी विंग के साथ उसके अपार्टमेंट आता है, जहाँ पे वेनिंग हमारा सो रहा होता है। वो डोर ओपन करते हैं, विंग को गले लगकर रोना शुरू कर देता है। कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था तो तुम उठा भी नहीं रहे थे। विंग कहता है इशारों में, मैं इनके साथ चला गया था। उसे देखते हुए कहता, आप कौन है?
वांग जी अंदर आते हुए कहता है, ये रहा 2 मिलियन का चेक, आप इसे विड्रॉ करा लें और जितना भी आपने इनके लिए खर्च किया है वो सब हिसाब बराबर। वो कहता है हाँ, तो तुम इसे खरीद के लेके जा रहे हो? विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, और वो फिर इशारों में वेनिंग को बताता है, क्योंकि वेनिंग को साइन लैंग्वेज आती थी। इनका बेटा है, वो मुझसे पढ़ना चाहता है। तो वेनिंग हंसते हुए कहता है क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो बोल नहीं सकता, पढ़ाएगा कैसे? वांग जी तो दांत पीसते हुए से देख रहा था। फिर विंग कहता है मैं आईपैड से पढ़ा दूंगा। फिर कहता ठीक है, तो तुम जा रहे हो इनके साथ? तो विंग हाँ कर देता है। फिर वेनिंग उसके साथ कमरे में आता है जब वो बैग पैक कर रहा था। वेनिंग कहता है तुम चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मत जाओ ना, हमारे साथ रहो ना। वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे भी वो माफिया है। वेनिंग कहता है हाँ। विंग उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है चिल्लाओ नहीं वरना हम दोनों को वो सूट कर देगा। जिसके बाद हमारी वेनिंग की तो सिटी पिटी गुम हो गई थी। कहता है तुम जा रहे हो तो ठीक है, पर उधर मरमुरा मत जाना, मेरा एक ही एकलौता दोस्त है, तो संडे को हम अनाथ आश्रम चलेंगे ना? इतना सुनना हुआ ही था तो विंग हाँ में सर हिला देता है। एंड फिर सारा सामान पैक करके वो बाहर आ जाता है, जहाँ पे वांगजी उस घर को देख रहा होता है। हालांकि वो घर बस रहने लायक था, काम चलाओ, बट फिर भी ठीक था। उसके बाद हमारा जो विंग था उन लोगों के साथ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो वेनिंग था ना, वो अकेले पड़ गया था और चुपचाप से अपना काम करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को लेकर के घर आ गया था, जहाँ पे विंग युवान जब नीचे आया था तो उसने पूछा था कि वो टीचर कहाँ है, पर उसने देखा ही नहीं इसे, इसीलिए वो भूख हड़ताल पे बैठा हुआ था। वांग जी जब विंग को वापस लेकर के आता है सामान के साथ में, युवान फिर से उसे गले लग जाता है, कहता है आप क्या मुझे छोड़कर चले गए थे? विंग कहता है नहीं, और उसे कहता है इशारों में कि क्या हुआ? युवान शिकायत करते हुए कहता है मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, मुझे आपके साथ खाना है, यहाँ पे रहना है, और आप मुझे पढ़ाएंगे ना? विंग को तो खुद समझ नहीं आ रहा था, भाई मैं तो बोल ही नहीं सकता हूँ तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कैसे? इतना बोलने के साथ ही वो हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो तीनों आके बैठ गए थे डाइनिंग टेबल पे, जहाँ पे वो तीनों खाना खा रहे होते हैं। ईवान बहुत ज्यादा हैप्पी था और ईवान को पहली बार इतना खुश देख करके वांग जी को भी अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद वांग जी अपना काम करने के लिए वहां से चला जाता है। विंग ईवान को देखते हुए अपने मन में कहता है तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो सच में। और इतना बोलते हुए वो अपने टमी के ऊपर हाथ रखे हुए था और अपने मन में कहता है अगर मेरे पास एक बेटा होता तो वो तुम्हारे जैसा होता। हाँ, पर वो बस 5 साल का होता, ज्यादा बड़ा नहीं होता। और इतना बोल करके और वो युवान को लेकर के कहता है चलो अपने कमरे में। और फिर वो उसके कमरे को देख रहा होता है, जहाँ पे युवान कहता है थोड़ी देर में मैं स्कूल चला जाऊंगा। तो विंग कहता है अच्छा, तो तुम्हारे टीचर के साथ साथ मैं तुम्हारी नैनी वाली ड्यूटी भी करूँ? युवान कहता है नहीं नहीं, आप बैठो, मुझे ड्रेसअप करने के लिए मेरे लिए जो नैनी है वो आ जाएंगी। फिर वहां पे एक जो लड़की आई हुई थी वो आकर के उसे तैयार कर रही होती है। युवान विंग से बातें कर रहा होता है और वो नैनी उसे रेडी करना स्टार्ट कर देती है। विंग युवान के सारे बैग को चेक करने के साथ उसके साथ कार में बैठ जाता है और खुद वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। और वो वापस जब घर आ जाता है तो पूरा घर खाली था। विंग सोचता है कि 5 साल पहले जिस शख्स के साथ मैंने 1 नाइट स्पेंड किया था और जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गया था, मुझे जानना है कि आखिरकार उस शख्स ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। ये सोचते हुए हमारा जो विंग था ना, वो स्टडी टेबल की ओर देख रहा, स्टडी रूम की ओर घूर घूर कर देख रहा होता है और जानने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या सारे सबूत उस कमरे में हो सकते हैं। ये सोचते हुए उसके जैसे ही कदम उस तरफ बढ़ रहे होते हैं, बटलर आकर कहता है सर आपको कुछ खाना है? दोपहर का खाना मैं बना दूं क्या? वो रुक जाता है एंड देन कहता है नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, और सारा में बताता है। फिर बटलर को समझ नहीं आता तो विंग फोन में टाइप करके उसे बताता है, जिसके बाद वो बटलर वहां से चला जाता है। और विंग कहता है मुझे रात के अंधेरे में इस कमरे में आकर के सब कुछ सर्च करना होगा, फिलहाल के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है और युवान के लिए कुछ कुछ चीजें ऐसे सीखना शुरू कर देता है ताकि वो उस 12 साल के बच्चे जो क्लास में युवान था उसे पढ़ा सके, और ये सब करने में वो लगा हुआ था। शाम के टाइम पे जब वांग जी घर आता है तो देखता है कि युवान विंग से पढ़ रहा होता है, जहाँ पे विंग उसे फोन में टाइप करके सब कुछ बता रहा होता है। और जब वो सही से नहीं लिख रहा होता है तो एक जो बड़ा सा स्केच बोर्ड होता है ना, उस पे वो लिख लिख के उसको समझा रहा होता है और इशारे में उसे बता रहा होता है। युवान एक साइन लैंग्वेज भी सीख रहा होता है एंड देन विंग से वो पढ़ के कॉपी करते हुए बना भी रहा होता है, जहाँ पे इन दोनों को इस तरह से अच्छा सा बॉन्डिंग करता हुआ देख करके वांग जी को अच्छा लगता है। वो चुपचाप बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाता है
और फ्रेश होकर के नीचे आता है जहाँ पे विंग साइड लग के बैठा हुआ था, और उसी के बगल में जाकर के वांगजी एकदम चौड़ के बैठ जाता है। वांगजी को देख करके विंग थोड़ा सा साइड हो जाता है जहाँ पे उसे अजीब लग रहा था, बट फिर भी वो उसे घूर कर देखता है, देन पूछता है आप आ गए। वांगजी को कुछ नहीं समझ में आता तो विंग टाइप करके फटाक से बता देता है। वांगजी हाँ में आंसर कर देता है। उसके बाद वांगजी युवान से पूछता है कि क्या तुम्हारा होमवर्क बन गया, तो युवान कह देता है हाँ बन गया। और इतना बोल करके वो अपने बैग को पैक कर रहा होता है जहाँ पे विंग सिलेबस देख करके और उसके बैग को ना ऐसे फिल करवा रहा होता है। युवान कहता है ठहरे रेडा, आपको पता है आज मैंने सारा होमवर्क फिनिश कर लिया। जब भी मैं आपको पढ़ाने के लिए बोलता था आप तो अपने कमरे में चले जाते थे और फिर मुझे नैनी आके पढ़ाती थी, पर मैंने उन्हें भगा दिया। अब वो कल सुबह आएंगी मेरे लिए। वांगजी कहता है गुड जॉब, खर्चे करवाओ तुम बस मुझसे। युवान कहता है उसके बाद कहता है टीचर टीचर आप दोनों बातें करो, मैं इसे रख के आता हूँ। उसके चले जाने के बाद माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था। वांगजी विंग की तरफ मुड़ता है, तभी विंग कहता है इशारे में युवान काफी अच्छा है पढ़ाई में, अब उसे खाकर सुला देना चाहिए। वांगजी जो कि उसका लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझा, देन वो कहता है क्या कहा तुमने। विंग फोन में टाइप कर देता है। वांगजी कहता है हाँ राइट। फिर वो सब डाइनिंग एरिया पे आ जाते हैं जहाँ पे वांगजी उन दोनों को देख रहा होता है, जहाँ पे विंग विवान को सब कुछ परोस के दे रहा होता है। वांगजी को अच्छा लग रहा था और वो मौका ढूंढ रहा था विंग को विंग से बात करने का, पर मौका मिल नहीं रहा था उसे। दैट्स वाई वांगजी अब ऐसे जस्ट लाइक छह क्या मैं इंसान हूँ क्या, ऐसे कर रहा होता है। खाना वाना खा लेने के बाद विंग युवान को सुलाने के लिए उसके कमरे में आ जाता है, जहाँ पे वांगजी एक बार उन लोगों को देखता है, फिर वो नीचे चला जाता है काम करने के लिए, जहाँ पे क्रिस के साथ वो कुछ आर्ग्यू कर रहा होता है कुछ ही चीज को लेकर के। विंग जो कि उसके जाने का वेट कर रहा होता है, जैसे ही देखता है कि 12:30 बज रहे हैं, वांगजी अपने कमरे में चला गया है। विंग थोड़ा देर और वेट करता है, फिर वो वापस से उसके रूम को पास आकर के हकानने की कोशिश करता है कि वो सो गया है कि नहीं। फिर वो नीचे आता है स्टडी रूम में, जा करके डोर ओपन करता है, लाइट्स ऑफ करने के साथ ही मोबाइल ले करके और सब चीज़ों को चेक करना स्टार्ट करता है। 15 से 20 मिनट खंगाल लेने के बाद विंग के पास कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। फिर से अचानक से हुए एक रहता है सेल्फ, उस पर हाथ दे मारता है तो वो गेट खुल जाता है। वो धीरे धीरे करके जैसे ही उसके अंदर जाता है, वहाँ पे एक सेफ था, जिसे देख करके वांगजी विंग विंग उसे खोलने की कोशिश करता है, पर उसे खोल नहीं पाता है। तभी अचानक से उस कमरे की लाइट ऑन होती है और वो सेल्फ को बंद कर देता है। वांगजी जो कि उसे लगा था कि शायद से कोई यहाँ आया है, क्योंकि जैसे उसने सेफ को चेक किया था वो अलार्म बज गया था। तो वांगजी ना सीधे उसको खोलते हुए उस सेफ वाले रूम में आता है, जहाँ पे विंग दूसरी साइड के सेल्फ के पीछे जाकर छुपा हुआ था, और वो बोल भी नहीं सकता था, चिल्ला भी नहीं सकता था। दैट्स वाई वो आराम से वहाँ पे खड़ा होकर के घबराया हुआ वो सब कुछ देख रहा होता है। जहाँ पे वांगजी जब देखता है कि सब कुछ सही है, वो आसपास सभी चीजों को देख लेता है एंड देन कहता है ऐसा क्यों लगा जैसे कि यहाँ पे कोई है, इतना बोल कर और वो ऊपर मतलब विंग के रूम में जाने के लिए आता है। वो रूम बंद करके जैसे जाता है, विंग को क्लिक होता है कि वो पक्का मुझे देखने जाएगा। दैट्स वाई वो फटाक से निकल के किचन के पास जाता है और अपने हाथ से जानबूझ करके एक ग्लास गिरा देता है। ग्लास गिरने के बाद सुन करके वांगजी वापस से भागता हुआ किचन में आता है, जहाँ पे वो देखता है कि विंग के हाथ में ना कट्स लगा हुआ है, जिसे देखने के साथ ही वांगजी कहता है ये क्या हुआ। विंग इशारा में बताता है कि वो ग्लास ढूंढ रहा था पर ग्लास गिर गया उसके हाथ से। वांगजी नहीं समझता है तो विंग उसे अपने फोन में टाइप कर रहा होता है। वांगजी कहता वो सब छोड़ो, इधर आओ। और फिर वो वापस से ला करके उसके हाथों को क्लीन करके और उसके ऊपर बैंडेज लगा देता है, और फिर उसके बाद कहता है अब बताओ। विंग टाइप करके बता देता है तो वांगजी कहता ओ अच्छा ये है क्या, ठीक है फिर चलो। इतना बोलकर जैसे ही दोनों उठने को होते हैं, विंग जानबूझ करके वांगजी के शर्ट को पकड़े हुए था, जिस वजह से अनबैलेंस्ड होकर के विंग वांगजी के ऊपर गिर जाता है। विंग जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, अचानक से ये होता हुआ देख करके वो और घबरा जाता है और पैनिक करते हुए जैसे उठने की कोशिश करता है। विंग और वांगजी दोनों के माथे में टक्कर हो जाते हैं। अब कुबर निकलेगा दोनों को, ठीक है। वांगजी अपने माथे को सहला रहा होता है, विंग अपने माथे को सहला रहा होता है। कहता है क्या कर रहे हो। विंग ऐसे कान पकड़ते हुए बोलता है सॉरी। वांगजी उसे कहता है 1 मिनट रुको। फिर उसे जैसे उठाने को होता है, वांगजी विंग की तरफ बढ़ गया था और उन दोनों के बीच में एक इंटेंस हॉट सीन क्रिएट हो रहा था। बट फिर भी वांगजी अपने इमोशन को ऐसे कंट्रोल करते हुए खड़ा करता है और कहता है हाँ तो आप एक्चुअली में सोना चाहिए, ठीक है ना। इतना बोलना हुआ था कि विंग फिर से उसके शर्ट को पीछे से पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वांगजी कहता है अब क्या हुआ। विंग उसे ऐसे हक कर लेता है। वांगजी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहा है। विंग उसे हटाते हुए कहता है ये क्या हरकतें हैं। हाँ विंग
उसे ऐसे हाथ से इशारा करते कहता है, नो नो नो, गलत मत समझो, गलत मत समझो। एंड देन वो वापस से टाइप करके बोलता है कि मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मुझे ऊपर तक लेके चलो। भांग जी जब ये पढ़ता है, वो कहता है ठीक है। इतना बोलने के साथ ही भांग जी विंग को हाथ पकड़ता है, देन कहता है चलो। विंग उसे देखते हुए कहता है, जो तुम दिख रहे हो, क्या तुम सच में वही हो या फिर वो हो? मुझे क्यों मार डाला? और इतना बोलते हुए वो ना उसे देख रहा होता है, जहाँ पे हमारा जो वांगजी था वो उसे कमरे पर लाके छोड़ देता है, कहता जाओ सो जाओ। विंग उसे ऐसे मुस्कुराकर थैंक यू बोलता है, देन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांगजी को अजीब लग रहा होता है। फिर वो नीचे देखता है, फिर विंग के कमरे में देखता है, फिर वो बिना सोचे समझे वहां से चला जाता है। अगले दिन डाइनिंग टेबल वाले एरिया पे, जहाँ पे युवान को रेडी कर चुकी थी और वो लोग बातें कर रहे होते, जहाँ पे वो बोल रहा था, विंग हमारा टाइप कर करके बता रहा होता है। क्रिस आते हुए कहता, सर हमें जाना होगा। युवान विंग को तरफ देखते हुए वांगजी कहता है, 2 दिन के लिए मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है ना तुम दोनों? और हाँ, सिक्योरिटी टाइट है तो कोई बाहर नहीं जाएगा। और तुम्हारे तो वीकेंड्स चल रहे हैं ना? युवान हाँ में सर हिला देता है, क्योंकि आज छुट्टी स्कूल से आने के बाद सैटरडे पड़ जा रहा था, तो कल संडे एंड देन परसों ही स्कूल खुलने वाला था। तो नाश्ता कर लेने के बाद वहाँ से वो निकल जाते हैं। युवान भी चला गया हुआ था, पूरा घर खाली था। बटलर को वो खाना का बता करके वापस से वो स्टडी रूम में आता है और उस सेफ की खोलने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद वो उसे खोलता है पर नहीं खोलता है। विंग ऐसे छल्लाते हुए किसी को मैसेज टाइप करता है। मैसेज टाइप करके वो भूल देता है और फ़ोन को पटक देता है। थोड़ी देर बाद उस फ़ोन में मैसेज का रिप्लाई भी आ गया हुआ था, जिसे देखते ही विंग जो था वो आसपास की सारी चीज़ों को देख रहा होता है। सब कुछ को देखते देखते अचानक से वो फिर इस दराज पे आता है, जहाँ पे वांगजी का स्टडी टेबल था। उसे वो खोलने की कोशिश करता है पर नहीं खोलता है। उसका चाबी ढूंढने के लिए विंग ऊपर कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वांगजी के कमरे में ड्रॉ में से चाबी वगैरह ढूंढना स्टार्ट करता है, पर वहाँ भी उसे नहीं मिलता है। विंग पूरा कमरा खंगाल डालता है पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। अचानक से उसकी कबर्ड में से एक फ़ोटो नीचे गिर जाती है, और वो था फ़ोटो हमारे विंग का, जो कि पहले वाला विंग था। दोनों विंग सेम ही है, पर अभी वाला विंग थोड़ा पतला दुबला है, पहले वाला विंग थोड़ा गोलू मोलू चबी टाइप्स था। जिसे देखते ही विंग उस पिक्चर्स को ले लेता है। एंड देन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अपने मन में कहता है, मैं तो आपको कभी पसंद ही नहीं था, मुझसे झूठ बोला, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, सब कुछ किया, और लास्ट में यूज़ करके मुझे मार डाला, वो भी किसी और के लिए। इतना बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू था। वांगजी जो कि अपने फ़ोन में ये सब कुछ देख चुका था, विंग उस फोटो को लेकर के वहाँ पे आके बैठ गया था। एंड देन उस फोटो को बार बार देख रहा था। वांगजी कहता है क्रिस से, क्रिस कार्ड वापस लो। और इतना बोल करके वो अपने फ़ोन को रखते हुए कहता है, कौन हो तुम जो मेरे घर में इस तरह से जासूसी कर रहे हो? क्रिस को तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सब क्या चल रहा है। वहीं विंग जो कि अपनी आइज़ क्लोज कर चुका था, एंड देन वो फ्लैशबैक में चला गया हुआ था, जहाँ पे विंग एक दिन पार्क में बैठा हुआ बन खा रहा होता है, जिसे खाते हुए देख करके एक शख्स जो कि उसके पास आया था, उसने नी पैड पहना हुआ था, हाफ पैंट और ट्रैकर वाले हाफ गंजी पहन गया होता, गले में टॉवल्स था, और उसके पास आके बैठ जाता है। विंग उसे देखकर ब्लश कर रहा होता, ब्लश कर रहा होता, ब्लश कर रहा होता। विंग थोड़ा गोलू मोलू चबी टाइप्स था, आंखों पे गॉगल्स था, और उसने वॉकिंग वाले जैकेट वगैरह वेयर करा हुआ था, पर वो दौड़ने कम खाने ज़्यादा आया हुआ था। वांग जी उसके देखते ही इसकी ऐसे जॉ लाइन को ग्रैब करते हुए कहता है, तुम्हारी शक्ल काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, पर अगर तुम थोड़ा सा एक्सरसाइज करो तो तुम काफ़ी फिट लग सकते हो, चबी बॉय। इतना सुनना हुआ ही था। विंग कहता, फॉलो मुझे मुझे अपने ब्रेड को खाने दो। मंगजी उसके हाथ से ब्रेड लेकर डस्टबिन में जो बगल में ही था उसमें फेंकते हुए कहता है, मैं तुम्हारा नाक खा जाऊंगा, ऐसे मत बोलो तुम, और हाँ मेरे साथ दौड़ो तो चलो तो। इतना बोलना हुआ था, तो विंग कहता क्या, और वहां से वो लंग लेके ऐसे भागता है जैसे कि वंग उसके पीछे कॉकरोच छोड़ दिया हो। खैर कॉकरोच तो बहुत धीरे चलता है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो हटाओ कुछ भी, मतलब ऐसा भागता है वो। वांग जी हंसते हुए कहता है, हाँ ये नहीं सुधरेगा। और वांग जी पिछले 1 मंथ से इस पार्क में आ रहा था जॉगिंग करने के लिए, और वो रोज देखता कि एक लड़का थोड़ा दूर ऐसे दौड़ता आकर के बैठ जाता, और उसमें से वो लॉटो चोकोपाई निकालता एंड देन उसे वो खाना शुरू कर देता था। विंग पहले उसको तो नोटिस कर रहा था सिर्फ वांग जी 1 मंथ से, लेकिन आज वांग जी को रहा नहीं गया, उसके पास आकर के ये कांड कर दिया था, और हमारा विंग लंक लेके भाग गया था। अब रोज वांग जी उसके पास आता और उसे ऐसे ही परेशान करता और उसे बोलता मेरे साथ दौड़ो तो, और दौड़ने का नाम सुनकर हमारा विंग लंक लेके भाग जाता। एक दिन जब वो आइसक्रीम बाजार में आइसक्रीम खरीद रहा था और अपने डुग्गू को सहला रहा होता है, वांग जी जो कि माफिया था, उसे देखते ही वो समझ गया था कि ये वही चबी बॉय है। दैट्स वाई वो अपने कपड़े वगैरह उतार करके नॉर्मल सा टी शर्ट वगैरह पहन लेता है,
एंड देन वो वापस से सब कुछ उतार उतार के रख देता और कहता क्रिस तुम ऑफिस चलो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। क्रिस को कुछ नहीं समझ में आया, बट वो क्या कर सकता था। विंग देखता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पहले तो कहता है थैंक यू, और उस समय विंग बोल रहा था, ठीक है, पहले विंग बोल रहा था, अभी म्यूट है वो, ठीक है। तो विंग उसे देखते ही कहता है थैंक यू। फिर वो पीछे मुड़ता है, कहता है हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी उसके जॉलन को फिर से ग्रैब करता है, जिससे कि उसका गोलू मोलू गालना फूल गया था। तो वांग जी कहता है चाबी बॉय, मैंने तुमसे मना किया था ना मीठा नहीं खाना। और ये क्या खा रहे हो, अब भी दो दे आइसक्रीम, एक मुझे दो इधर। इतना बोलकर विंग के हाथ से एक आइसक्रीम ले लेता है। बेचारे विंग की आंखों से आंसू आ गया था और वो रोते कहता है मेरी आइसक्रीम मुझे दो, मेरी आइसक्रीम मुझे दो। वांग जी उसे खींच कर बाहर लाकर टेबल पे बिठाता है एंड कहता है दूसरा छीनते हुए ये भी यम्मी है, ये भी यम्मी है, मैं दोनों खा लेता हूँ। विंग कहता है मेरी आइसक्रीम मुझे दे दो ना प्लीज। तो वांग जी कहता है तुम्हारी आइसक्रीम एक शर्त पे, अगर तुम मेरे साथ रोज 1 किलोमीटर दौड़े तो मैं रोज तुम्हें 2 आइसक्रीम दूंगा। विंग कहता है नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं दौड़ना। वांग जी कहता है सोच लो 4। विंग उसके बाद लालच में आ गया था और कहता बस 1 किलोमीटर ना। विंग कहता वांग जी कहता हाँ हाँ बस 1 किलोमीटर। विंग उसके बाद कहता है तो अभी दो। वांग जी कहता पर ये झूठा होगा। विंग कहता दो इधर। अब वो एक लेके खा रहा होता है। वांग जी आइसक्रीम खा रहा था, हालांकि उसको खाना तो नहीं चाहिए था, पर वो विंग वाला आइसक्रीम लेके खा रहा था बड़ी मजे से। खाते हुए से देखता कहता है चबी बॉय तुम क्या करते हो। विंग कहता है अभी अभी तो मैं अनाथ आश्रम से बाहर निकला हूँ, मैं क्या ही कर लूँगा। मैं कुछ नहीं कर रहा और मुझे लगता नहीं कि कोई जॉब देगा। वैसे मुझे राइटिंग करने का बहुत शौक है, तो मैं ऑनलाइन पोस्ट करता हूँ और वहीं से पैसे कमाता हूँ। तो वांग जी कहता गुड गुड गुड, कितना कमा लेते हो। विंग कहता है यही बस महीने के 10 से 12 हज़ार बस खर्चे निकल जाते हैं। वांग जी कहता है मैं तुम्हें काम दूँ, तुम कुछ मंगा या कुछ ऐसे स्टोरी लिखो या ड्रॉ करो और मुझे दे दो, मैं बेच दूंगा। तो विंग कहता ओह तो तुम बेचने वाले हो। विंग को हंसी आ रहा, वांग जी को हंसी आ जाता है। देन कहता है दे दो मुझे। विंग कहता ठीक है फिर अभी मुझे पैसे दो वो सभी चीज़ें खरीदने के लिए। चलो चलो दो निकालो, 50-50 लगेगा तभी तो मैं काम करूंगा ना, मुझे पता है तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। वांग जी फटक से उसके हाथ में 10,000 रख देता, कहता है ये लो जो चाहिए वो ले लेना, पर कल से सुबह 7 बजे नहीं आए तो तुम्हारा ये चबी चिक्स ना पचका दूंगा सुई डाल के। विंग डर गया था, कहता है तो तुम मेरे पीछे ऐसे क्यों पड़े हो। विंग कहता है तुम बहुत क्यूट दिखते हो, ये देखो। उसका बाल पकड़ के उसके गोल ऐसे पिक्चर गोलू मोलू वाला पिक्चर लेते हुए कहता है ये देखो कितने क्यूट लग रहे हो तुम। और यही पिक्चर हमारे विंग के हाथ में था, जहाँ पे वांग जी ने उसके बालों को कस के पकड़ा हुआ था और उसके पास था और उसके जौलान को ग्रैब करके अपने फोन से वो पिक्चर निकाल लिया हुआ था। तो विंग कहता है ये क्या किया तुमने। वांग जी कहता है मैंने बस ऐसे ही रख लिया, अब कल आ जाना। इतना बोल करके वांग जी वहां से टन टन आते हुए चला जाता है। विंग ऐसे फप करके बैठा हुआ था, मैं मोटा हूँ तो इसी क्या लग रहा है। और इतना बोल करके अब उसको पैसे मिले थे तो बहुत सारा वो बुक्स वगैरह खरीद लेता है जिसमें वो ड्राइंग कर सकता था, ताकि एक पेज वो बनाएगा तभी तो प्रिंट आउट हो सकता है। सब कुछ लेकर के वो आ जाता है, जहाँ पे वेनिंग उसे देखते हुए कहता है ब्रो तुझे लॉटरी लगी है क्या। वेनिंग कहता है नहीं तो लॉटरी नहीं लगी, मुझे काम मिल गया। कहता अच्छा है, खैर छोड़ मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। और उस समय का वेनिंग को जॉब लगने ही वाली थी, तो वो इंटरव्यू देने के लिए चला गया था। विंग उसे बेस्ट ऑफ लक बोल देता है, देन वो वहाँ से चला जाता है। फिर विंग अपना काम करने में लग गया हुआ था। वही ढेर सारा लॉटरी चॉकलेट पाई, मीठा, ब्रेड, बन, चॉकलेट, बिस्किट, ये सब खाते हुए हमारा विंग काम करता है। अब अगले दिन से वो 7 बजे बोला था तो वो आ गया हुआ था पार्क, जहाँ पे हमारा वांग जी पूरा फिट एंड फाइन ड्रेस पहन के आया था। हमारा विंग एज यूजुअली वही सब कुछ। विंग फटाक से उसके ऊपर से कोट वोट उतार देता है वांग जी, उसके कमर में बांधते हुए कहता है चलो दौड़ो, और हाँ मैं चेक करने वाला हूँ कितना तुम्हारा बीपीएम जा रहा है। इतना बोलकर उसके हाथ को पकड़ के खींचना शुरू। अब वो मुश्किल से मतलब कुछ दूर गया होगा तो वांग जी तो दौड़ पा रहा था, पर हमारा विंग हाँ हाँ कर रहा होता है। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता मुझसे नहीं होगा, तुम मेरे से इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो। वांग जी कहता दौड़ रहे हो या फिर नहीं। अब उसको खींच खांच के 1 घंटा में 1 किलोमीटर दौड़वा ही देता है विंग। वांग जी कहता है तुमने आज तो मेरी ट्रिपल एक्सरसाइज करवा दी, पर मजा आ गया, ये लो तुम्हारा एक चॉकलेट, एक आइसक्रीम। इतना बोल करके उसे देता है। विंग मजे मजे से खा रहा होता है, वांग जी को बड़ा मजा आ रहा होता है। ऐसे करते करते ना 1 मंथ बीत गया था और विंग ना थोड़ा थोड़ा सा हेल्दी हो गया था, मतलब पतला नहीं हुआ था पर फिट होने लगा था, फैट थोड़े थोड़े घटने लगे थे। वांग जी उसे देखते हुए कहता है वो देखो मिरर में, और वो एक शॉप के सामने खड़े थे, उसके बालों को रफल करते हुए कहता है अब फिट लग रहे हो ना। विंग को भी अच्छा लग रहा था, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया हुआ था। धनु कहता है थैंक यू गग्गा। वांग जी कहता नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा। तो विंग कहता है ठीक है। फिर वो वापस से वहाँ पे उन लोगों का सब कुछ शुरू हो गया था।
अब 1 मंथ बाद और जहाँ पे वांग जी उसे किसी से मिलवाने के लिए उसे अपने साथ लेकर के आता है, जहाँ पे उसके घर में उस वक़्त कोई भी नहीं था। उसके जो भैया और भाभी थे ना, वो सब अंकल के साथ में अलग रहते थे और वांग जी एक अपार्टमेंट में रहता था, सिर्फ़ विंग को दिखाने के लिए कि वो सिंगल है और वो बहुत बड़ा इंसान नहीं है। वो जब अपने अपार्टमेंट में आता है तो वहाँ पे डोर ओपन करते ही एक लड़की की वॉइस आती है, कहता टन-टना, जिसे देखने ही वांग जी उसे गले लगा लेता और विंग का तो मुँह ही बन गया था, क्योंकि विंग को कहीं न कहीं वांग जी से लगाव हो गया था। दैट्स व्हाई। तो वो उसे देखता है तो उसका मुँह बन गया था। फिर वांग जी विंग को अंदर लेते आते हुए कहता है, हे मीट माय सिस्टर, ये मेरी लिटिल सिस्टर है। और इतना बोल कर वो कहता है, सिसी ये मेरा फ्रेंड है। सिसी का भी पूरा मुँह उतर गया था, कहता काका ये? तो वो कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि डायरेक्ट वांग जी ने उसे बॉयफ्रेंड बोल दिया था। सिसी मजाक उड़ाते हुए कहती, आपको कोई और नहीं मिला था? ये इतना मोटा चपीसा आपका बॉयफ्रेंड? आप अपने आप को देखो और इसे देखो। हाँ जी कहता, सिसी क्या बकवास कर रही हो तुम, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना। खैर छोड़ो, तुमने नाश्ता बनाया? सिसी कहती है, हाँ 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 मैंने बना लिया। इतना बोलकर वो तीनों खा रहे होते हैं, पर सिसी जिसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था विंग को लेकर के, वो बस उसे घूर रही होती है। विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे इस तरह से घूरता हुआ देखकर, पर वांग जी उसके साथ था इसलिए वो स्माइल करते हुए खाता है। खाना वगैरह खा लेने के बाद जब विंग नीचे आता है तो वांग जी कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। विंग कहता है, आई थिंक से मुझे कल से आपसे नहीं मिलना चाहिए, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के नाम के अलावा कुछ नहीं जानते। तो वांग जी कहता है, हाँ तो क्या हुआ, अभी तो हमने मिलना शुरू किया है ना, धीरे धीरे हम सब जान जाएंगे। विंग कहता है, आपकी बहन को शायद मैं पसंद नहीं आया। तो वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे साथ रहना है ना कि उसके साथ। वैसे रहने से याद आया, फिर वांग जी उसके हाथ को पकड़ता है, देन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग। विंग उसे देखते हुए शर्माने लगता है तो वांग जी कहता है, ओ माय चबी बेबी। अरे तब बोलकर फिर वांग जी उसे आधे रास्ते छोड़कर वापस आ जाता है। आते ही सीसी सारा सामान तोड़ चुकी थी और कहती है, कहा ये आपने क्या किया? हाँ। वांग जी कहता है, ये क्या पागलपन है सीसी? सीसी जिसके हाथ में चाकू था और सीसी थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी, दैट्स वाई वो वहाँ पे बैठ जाती है। देन सोफा पे बैठी हुई थी, कह रही थी आप उसे छोड़ दीजिए वरना मैं अपने हाथ काट लूंगा। वांग जी कहता है, तुम मेरी बहन हो। सीसी कहती है, हम बायोलॉजिकल बहन नहीं हैं, अंकल ने मुझे अडॉप्ट किया है। जिस वजह से मैं मेरे पास सरनेम लैंस लगे हैं, पर एक तरह से देखा जाए तो मैं आपके अंकल की बेटी हूँ, तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ कहा। और मैं आपको बचपन से लाइक करती हूँ, बचपन से, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से। और आप हो कि एक एक मोटा भद्दा सा लड़का को उठाकर ले आए और बोलते कि वो आपका बॉयफ्रेंड है। आप उससे मिलना छोड़ दीजिए वरना मैं उसे मार दूंगी या फिर मैं मर जाऊंगी। वांग जी जैसे तैसे उसे मनाता है अभी से और उसके हाथ से चाकू लेता है, देन कहता है उसे घर जाने के लिए। उसके घर जाने के बाद वो अंकल को अपने भाई को कुछ भी नहीं बताता है फिलहाल से। उसके बाद इधर वांग जी और विंग का मिलना शुरू हो चुका था, ऐसे जैसे चल रहा था। रोज वांग जी उससे सुबह में एक्सरसाइज के बहाने मिलता। विंग जो कि किताब लिखता था वो वांग जी उसे बेच देता, सबकी प्रिंट आउट करवा के पूरा किताब बेच देता और हमारा विंग एक मानवा राइटर बन चुका था। वो लिखता और वो बेचता, धीरे धीरे करके विंग को भी पैसे आने स्टार्ट हो गए थे, थोड़ा सा ही इसमें सुधार हो रहा था धीरे धीरे करके। और इधर हमारे जो वन्नी था उसे भी जॉब लग चुकी थी। लगने के साथ ही वो दोनों एक बड़ा सा अपार्टमेंट लेते हैं और वहाँ पे वो सारा सामानों को शिफ्ट करते हैं। अब उन दोनों को लग रहा था कि सब कुछ सेटल हो गया है, लाइफ अच्छी मस्त चलेंगी, पर यहीं पे होता है ना कि हम जितना ज़्यादा उम्मीद करते हैं लाइफ हमारे साथ यू टर्न गेम खेलती है, और ये सबके साथ होता है नॉर्मली। विंग एज यूजुअली सब कुछ कर रहा होता है, अचानक से एक दिन डोरबेल बजता है जिसे देख करके विंग कहता है, मैं अभी आता हूँ। डोर ओपन करने के साथ ही वो सामने सीसी को देखती है और वेनिंग ने ना ही सीसी को देखा है ना ही सीसी ने उसे। तो कहता है, सीसी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीसी कहती है, आज भाई का बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ चलो शॉपिंग करने। विंग हाँ बोल देता है, देन उसके साथ जैसे बाहर आता है सीसी उसे एक वैन में डाल देती है और उसके बाद वहां से वो हाथ ऐसे टैप टैप करते हुए चली जाती है और कहती है, तुम्हारा काम तो तमाम। उस वैन में 4-5 लड़के थे जहाँ पे विंग के मुंह में रुमाल ठूस दिया गया था, उसके हाथ पैरों को बांध दिया गया था, उसे गोडाउन में लाकर बांध दिया गया था और विंग को खाना पानी बिल्कुल भी नहीं देते थे। मतलब उसके साथ उसने जबरदस्ती वगैरह कुछ नहीं किया था, बस उसको वहाँ पे रखा हुआ था कि 5-6 दिन हो जाएगा, विंग मिसिंग हो जाएगा, उसके बाद विंग को मार के फेंक देंगे। ये प्लान बना के सीसी ने रखा हुआ था। अब इधर सीसी घर आकर के वांग जी के लिए रोज नाश्ता बनाती, खाना बनाती, उसका अच्छे से जो होता है पागलपंती वाली हरकतें उसके करीब जाने की कोशिश करती। तो वांग जी उसे हटा देता क्योंकि वांग जी के दिल में कहीं ना कहीं विंग था और वांग जी को सिर्फ उसका नाम याद था, विंग, और कुछ भी नहीं। तो वो 4-5 दिन से नोटिस कर रहा था कि विंग मॉर्निंग में भी नहीं आ रहा है
वो किताब लिख रहा था वो भी नहीं ला रहा है। वो पुराने एड्रेस पे जाता है जहाँ पे उसे वो नहीं मिलता है। अब वांग जी को टेंशन हो रही थी कि विंग कहाँ चला गया है। जैसे तैसे करके वो अपने सोर्स लगाकर क्रिस को बोल करके विंग के नए एड्रेस को ढूंढवाता है। पर जब वो वहाँ पे आता है तो वेनिंग जो था वो ऑफिस में होता है, दैट्स वाई उसने वांग जी को अभी भी नहीं देखा था। उसके बाद वो पूरे घर वगैरह को छान-छून करता है तो उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। जब वो नीचे जा रहा होता है तब वो कहता है कि सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। तब जा कर के वो देखता है कि जो सिसी है वो उसको किडनैप करवा करके ले जा चुकी है। वांग जी को जो छौंट रहा था। वो जब घर आती है तो देखती है कि घर ना अच्छे से डेकोर किया गया है। वांग जी उसके पास आकर के उसके बालों को पकड़ता है खींचते हुए, कहता है ये सब क्या पागलपन है सिसी। सिसी कहती है अब तक तो वो मर चुका होगा का, आपको पता है वो मर चुका होगा। इतना सुनना हुआ ही था तो वांग जी कहता है अगर तुम मेरी बहन नहीं होती ना तो इस विंडो से बाहर फेंक देता मैं। बताओ मुझे कि वो कहाँ है। सिसी कहती है आप तो वैसे भी माफिया हो, आपको तो पता होगा ना कि वो कहाँ हो सकता है। वांग जी एकदम बौखला गया था। एंड देन सिसी को छोड़ देता है वैसे ही, क्योंकि उसकी बहन है, अंकल की बेटी है, फिलहाल से वांग जी उसे हार्म नहीं कर सकता था। क्रिस को आते हुए कहता है 1 घंटा दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या करोगे कैसे करोगे पर उसे ढूंढो। क्रिस और इतना बोलकर वो कार में बैठा हुआ था। अब क्रिस ने पूरा सोर्स लगा दिया था, जितने भी स्लीपर सेल थे वो सबको एक्टिव किया। जितने लोकल लोग थे सबको, जितने लोकल गैंग थे सबको एक्टिव करने के 1.5 घंटे के अंदर विंग का एड्रेस पता चला। वो एक पुराना सा गोडाउन था जो वांग जी का ही था। वहाँ पे जब वो आता है तो देखता है कि वो गुंडे ना वहाँ पे ताश खेल रहे बैठ के, और विंग को ना मतलब नॉर्मली पानी वगैरह भी ठीक से नहीं दे रहा था, तो विंग की हालत बहुत अधमरी हो चुकी थी। दैट्स वाई जब वो वहाँ पे आया था उन सबको लाते हाथ से कूट पीट लेने के बाद वांग जी उसके पास आता है जहाँ पे विंग ना बेहोश हो चुका था। वांग जी को विंग को उठा करके उसे अपने मैंसन लेके आ गया हुआ था, जहाँ पे उसे अपने कमरे में रखता है। और रखने के साथ ही उसको डॉक्टर से इलाज कराता है। डॉक्टर बोल देते हैं कि इसकी तबीयत सही नहीं है क्योंकि इन्होंने 4-5 दिन से अच्छे से खाना नहीं खाया है, दैट्स वाई। उसके बाद वांग जी उसे दवाई वगैरह देकर चला जाता है। आधी रात को जब विंग को भूख लगा हुआ था तो वांग जी लाइट्स ऑन करता है, देन उसके लिए सूप ला कर देता है उसे। विंग पहले तो नया जगह देखकर दंग था, पर वांग जी उसे कहता है यकीन मानो तुम बिल्कुल सेफ प्लेस पे हो, और इतना बोल करके और वो उसे सूप पिलाता है। सूप पिलाने के बाद जब वो सोया हुआ था तो वांग जी भी उसके बगल में सोया हुआ था। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे खसकते हुए कहता है हालांकि मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें गले लगा लूं। विंग कुछ नहीं बोलता और वांग जी उसे गले लगा लेता है, जहाँ पे विंग रोने लगता है और रोते रोते बोलता है मुझे लगा था कि मैं कभी कभी आपको देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं वहां पे शायद मर जाऊंगा। आपकी बहन मुझसे इतना हेट क्यों करती है। वांग जी उसे समझाते हुए कहता है वो ऐसा ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो नादान है। तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो। इतना बोलते ही वांग जी उसकी फोरहेड पे किस करता है। किस करने के साथ ही वो उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ विंग, अगर तुम्हें बुरा लगे तो मुंह फेर लेना। पर विंग भी करना चाहता था, इसलिए दोनों किस करते हैं और फाइनली वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ना ही विंग को पता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है और ना ही वांग जी को पता है। उन दोनों ने बिना सेफ्टी यूज करे ही एक दूसरे के अंदर खुद को अपने आप को सौंप दिया। जब फाइनली सब कुछ हो जाता है वांग जी बहुत खुश था। विंग की आंखों में आंसू था और वो कहता है मैं जानता हूँ आपकी बहन आपसे बहुत प्यार करती है और मैं भी। मैं आपको वो सब कुछ नहीं दे पाऊंगा जो आपकी बहन आपको दे सकती है। इतना बोलते हुए विंग आधी रात को ही उस मेंशन से निकल जाता है, और ये वही मेंशन है जिस मेंशन में फिलहाल विंग है, पर उसे रात के अंधेरे में पता ही नहीं चलता। वहां से निकलकर जब वो घर आता है जहाँ पे वेनिंग ऑलरेडी था, उसे देखते ही विंग कहता है मैं अनाथ आश्रम वापस जाना चाहता हूँ। इतना सुनना हुआ था तो वेनिंग कहता क्या हुआ। विंग कहता है बस ऐसे ही मैं जाना चाहता हूँ, चलो ना थोड़े दिन के लिए हम वहाँ चलते हैं। मॉर्निंग में वो लोग अपना तरह के बैग वैग बांध करके, एक दोनों जॉब लगा हुआ था वहाँ पे, वो रह भी सकते थे काम भी कर सकते थे, वहाँ से वो चले जाते हैं अनाथ आश्रम जो कि एकदम कंट्री साइड में था। वेनिंग उसे वहाँ पे छोड़ देता है और एक दिन वहाँ पे स्टे करता है और वो वापस आ जाता है। अब इधर वांग जी जब सुबह में उसकी जाग होती है, उसके बगल में वांग जी देखता है कि विंग नहीं है। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग ने उसे चीट कर दिया हो। वांग जी को अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने ऑलरेडी उसे अपना बना लिया, फाइनली वो सब कुछ कर लिया और अब वो उसे छोड़कर कैसे जा सकता है। ये सोचते हुए वो बहुत खींच खा रहा होता है।
लेकिन विंग को ढूंढने की वो पूरी कोशिश करता है। अब विंग भला बीजिंग में हो तो मिले ना, हर जगह से रिसोर्स ढूंढने के बाद उसे कहीं नहीं मिलता। और जब भी विंग के घर पे वांगजी के बंदे जाते थे तो विनिंग हमारा जॉब टू करता था, 9 to 5 का जॉब या 9 to 8 का जॉब, तो वो रात को घर आता था और सुबह में गायब रहता था। और ये लोग आते थे दोपहर में खोजने के लिए, शाम में खोजने के लिए, कभी उन्होंने रात में खोजा ही नहीं। तो जब भी खोजने आते तो वहाँ पे पूरा घर खाली मिलता, तब उनको मिलता ही नहीं कभी। तो ऐसे चल रहा होता है। 9 month हो चुका था और विंग प्रेग्नेंट था। उसे पहले तो यकीन नहीं हुआ 2-3 मंथ तक कि वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। पर जब वो डॉक्टर से ऐसे चेकअप करवाता है, क्योंकि देखो लड़कियों में सिम्टम्स होते हैं ना, पर लड़कों में क्या सिम्टम्स दिखेंगे, उसे अजीब होना, वॉमिटिंग होना। 3 months के बाद जब वो चेकअप कर रहा था वो शॉक्ड था। अब अनाथ आश्रम में मतलब बात फैल गई थी। अब विंग को डर लग रहा था कि कहीं सब निकाल ना दे। पर जो वार्डन थी वो बहुत ज़्यादा विंग को मानती भी थी और विंग ने कितनी बार पैसे भी डोनेट किए थे यहाँ से निकलने के बाद। तो सब ने उसे कहा कि ठीक है, हम बेबी को बर्थ देंगे और उसको हम यहीं पे पालेंगे। विंग भी वहीं पे पला बढ़ा था, इसलिए वो मान जाता है। हॉस्पिटल में जैसे ही विंग को लाया जाता है, विंग बहुत ज़्यादा तेज दर्द में था। तो वहाँ से कुछ लोग आए हुए थे और साथ में विनिंग भी था। जब उसे लेके जा रहे होते हैं सीसी, जो कि अपना मेंटल इलाज करवाने आती थी साइकेट्रिस्ट के पास में, वो जैसे ही वो उस जगह से निकल के जा रही होती है, अचानक से वैन से उतरते हुए उसने देखा था विंग को अंदर ले जाते हुए। जैसे उसने पहले तो ऐसे देखा कि नॉर्मल एसी जगह, फिर वो जब देखती कि विंग है, वो सदमे में थी। एंड देन उसका टमी देखती है तो वो समझ गई थी कि हो ना हो ये बच्चा वांगजी का ही होगा। अब उसे डर लग रहा था, इसलिए वो थोड़ा देर वेट करती है और अंदर आकर जब पूछती है रिसेप्शन पे, तो उसे बता दिया जाता है कि वो मेल प्रेगनेंसी है और बेबी को बॉर्थ दिया जा रहा है। जिसे देखने के बाद वो और ज़्यादा आग बबूला हो गई थी। वो वांगजी को कॉल लगाती है, जहाँ पे वांगजी सदमे में अपने कमरे में ड्रिंक करके बैठा हुआ था। तो उसे कहता है, गगा आप कहाँ हो? वांगजी कह देता है कि वो घर पे है और उसे डिस्टर्ब ना करे। इतना बोलकर कॉल कट कर देती है। जेसी आराम से डॉक्टर को पैसे देती है और बोलती है कि अगर वो बच्चा हो तो मुझे दे देने के लिए, इतना बोल करके। और वो बाहर वेट कर रही होती है। अदर विंग जिसने उस बच्चे को बॉर्थ दे दिया था, और वो बच्चा वो डॉक्टर ले जा करके उस सीसी को दे देता है। वो जैसे ही लेके जा रही होती है, सामने में विनिंग आ जाता है और कहता है, कहाँ लेके जा रही हो? विंग जो कि अंदर बेहोश पड़ा हुआ था और डॉक्टर उसको क्लीनिंग कर रहे थे और उसको ताकि बाद में वार्ड में शिफ्ट कर देते। सीसी कहती है, तुमसे मतलब कौन हो तुम? विनिंग उससे हाथ से बच्चा छीनने लगता है, लेकिन वो बच्चा नहीं देती है। और इतना बोलकर के उस छोटे से नन्हे से बच्चे को ना ऐसे फेंकती है, किसी के गमले में जाके लगता है। तुरंत पैदा हुआ था, हवा के संपर्क में आया था, जबकि ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें सेफली रखा जाता है। वो बच्चा वहीं पे ऑन द स्पॉट मर जाता है। वैसे भी सीसी उसे मारने वाली थी, ऐसे भी वो बच्चा मर जाता है। जैसे वो बच्चा मरता है, उसके माथे से पूरा ब्लड आ रहा था, मतलब माथा ही फट गया था उस बच्चे का, क्योंकि गमले के पूरे ऐसे नोक पे जाके लगा था। विनिंग जब भाग कर आता है, उस बच्चे को लेकर चीखना शुरू कर देती है। सीसी कहती है, ये लो पैसे और अपना मुंह बंद रखना, है ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलना हुआ ही था, वो चिल्लाते हुए कहता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलने के साथ ही वो विंग के उठाने के लिए आता है। विंग जस्ट बेहोश ही था उस बच्चे को लेकर के। सारी रात विंग के कमरे में विनिंग बैठ के रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। उसके साथ 2 वार्डन और दाई माँ थी, वो सब रो रही थी। मॉर्निंग तक के जब 11 बजे विंग की नींद खुलती है, तो वो देखता है कि जो उसका बच्चा है वो विनिंग के गोद में है। एक्साइटेड होते हुए कहता है, मुझे मेरा बच्चा दो ना, मुझे देखना है। विनिंग रोते हुए इसके पास आता है और कहता है, बच्चा नहीं रहा। विंग कहता है, क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हारे गोद में ही तो है। जब वो उसे देखता है तो विंग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? और उसका पूरा माथा फटा हुआ था, बच्चा उसी समय ऑन द स्पॉट मर गया था। विंग कहता है, ये क्या है? विनिंग, किसने किया ये? हाँ, कैसे हुआ वो? विनिंग सारी बातें बता देता है और वो कहता है, वांगजी, तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो कभी तुम्हारे सामने जाहिर नहीं होने दिया, और तुमने ये ये क्यों किया तुमने? इतना बोलकर कहता है, मुझे अब इसके पास जाना है। इतना सुनना हुआ था तो वो कहता है, लेकिन हम नहीं जा सकते। हम कहाँ जाएंगे? विंग कहता, मुझे पता है कहाँ जाना है। इतना बोलकर वो सीधे उसी अपार्टमेंट पे आता है जहाँ पे वांगजी कभी कभी गलती से आ जाता था। आज भी वांगजी उस अपार्टमेंट की तरफ आ रहा था। विंग बहुत डोरबेल बजाता है, पर अंदर वांगजी नहीं था। वो वहाँ पे बैठे हुए दरवाजा कूदते हुए कहता है, हाँ वांगजी, बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। वांगजी जो कि कॉरिडोर से होकर के आ ही रहा होता है, क्रिस भी साथ में वो विंग को देखता है।
वो भागते हुए उसके पास आकर कहता विंग। विंग जैसे ही पलटता है, विंग की आंखें और बॉडी ये सब पूरा ना गेस्चर बदला हुआ था, क्योंकि बेबी बर्थ के टाइम पे विंग की पूरी बॉडी पतली हो गई थी और उसके बाद से वो थोड़ा सा एकदम सूखा लकड़ी लग रहा था। उसके हाथ में बच्चा देखकर भांगजी थोड़ा पीछे हो जाता और कहता है ये बच्चा। विंग एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है तुम बहुत खुश हो ना, ये देखो ये हमारा बच्चा है। भांजी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ, ये हम दोनों का बच्चा है। उस रात जो कुछ भी हुआ था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। तुम्हें शायद मुझ पे यकीन ना हो, भरोसा ना हो, पर देखो, ये देखो क्या क्या तुम्हारी बहन ने मेरे साथ क्या किया, क्या किया। उसने उसने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आना चाहता था, कभी नहीं आना चाहता था। मैं तुम्हें कभी शकल भी नहीं दिखाना चाहता। मैं तुम्हें कभी नहीं बताना चाहता कि मैंने वो एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आना चाहता था। मैं तुम्हारी बहन को छोड़ के चला गया था तुम्हारे लिए, पर उसने मेरे बच्चे को मार डाला, मार डाला, मार डाला। इतना बोल करके वो नीचे बैठ के रोना स्टार्ट कर देता है। भांगजी तो पहले सदमे में चला गया था, फिर बाद में उसे पकड़ते हुए कहता ये सब सच नहीं है। वो ऐसा क्यों करेगी? पिंक कहता है यकीन नहीं हो रहा ना, जाओ जाके वीडियो वीडियो कैमरे में चेक करो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाओ ना, जाओ ना। मेरे बच्चे को मार डाला उसने। इतना बोलते हुए वो फूट फूट कर रो रहा होता है। भांगजी अपने बच्चे को देखता है जो कि मरा हुआ उसके गोद में था और एकदम भावुक हो गया था। वो भी उसको पकड़ के बैठ के रोने लगता है। क्रिस जो कि फटाक से सबको बोलता है कि ऐसे सीसीटीवी फुटेज चेक करवाने के लिए। सीसी कल रात के कारनामे से डर गई हुई थी और वो पैसा दे देती कि सब कुछ इंटरप्ट कर दे, पर बैकअप डाटा में तो स्टोर होता है। तो सामने वाला जो फेज का था वो तो उड़ गया था, पर बैकअप डाटा से वीडियो आ जाता है जहाँ पे विंग को गोद में लिए ही क्रिस उसे फुटेज दे देता है, जहाँ पे वो जब देखता है कि विनिंग उस बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही थी तो सीसी उछाल कर फेंक देती है, जिससे कि बच्चा, और उसके बाद किस तरह से विनिंग गले फाड़ कर रो रहा था। वो सब कुछ देखने के बाद सीसी के लिए वांगजी की आंखों में एकदम नफरत था और वो पहले तो विंग को उठाता है, उसे कहता है चलो। विंग कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो, मैं जा रहा हूँ अपने बेबी को दफनाने के लिए, ऐसे कुछ नहीं हुआ है ठीक है। और वो पागलों की तरह करने लगा था। वांगजी उसे पकड़ते हुए कहता विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है इसे भूख लगी है, मुझे इसे दूध पिलाना है। तो तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? रूम खोलो, मुझे दूध पिलाना है। भांजी कहता विंग होश में आओ। हिंग कहता है तो तुम छोड़ो मुझे, छोड़ो। और इतना बोल करके उस दरवाजा को खोलता हुए कहता है भांजी दरवाजा खोलो, बेबी को दूध पिलाना है। भांजी डर गया था, कहता विंग, विंग होश में आओ। विंग कहता है होश में आओ, मैं नहीं आना चाहता, मैं नहीं आना चाहता भांजी। मैं मैं अपने बच्चे को बस वापस चाहता हूँ, मुझे दे दो। चलो हम फिर से सोते हैं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए वांगजी, चलो ना, मुझे तुम्हारा बच्चा दे दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो सोने के लिए, चलो ना। मैं कपड़े खोलता हूँ यहाँ पे। हाँ हम यही करते हैं सब कुछ है ना। ये बच्चा पकड़ो, मुझे दोबारा से बच्चा चाहिए, मुझे इसके लिए भाई चाहिए। इतना बोलकर जैसे शर्ट खोलने लगता है, वांगजी फटाक से उसके पकड़ते कहता वीन क्या कर रही? कहता वांगजी प्लीज प्लीज वांगजी मुझे बच्चा दे दो प्लीज। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, पर मेरे लिए बच्चा, बच्चा प्लीज प्लीज मेरे लिए बच्चा दे दो प्लीज। और थोड़ी देर बाद वो वापस से वांगजी विंग को लेकर के नीचे आता है, जहाँ पे वांगजी विंग को लेकर जैसे कार में बैठने को होता है कि तभी सीसी आ जाती है और आती कहती गौ ये आपके साथ क्या कर रहा है? उसके हाथ में बहुत सारा केक वगैरह सब था, जिसे देखते ही वांगजी उसका गला पकड़ते हुए कहता है ये सब कुछ तुमने किया ना? सीसी कहती है हाँ मैंने किया, अब मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं आपके बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, ना कि ये, और ये यही डिजर्व करता है। और इतना बोल करके सीसी उसे देख रही होती है। वांगजी गन ले लेता है और उसे चलाने वाला होता है। तभी जो हमारा विंग था ना, उस गन को छीनते हुए उसे ऐसे शूट करने वाला था कि सीसी को बचा लेता है वांगजी। और वांगजी जब ये देखता है तो कहता है वाह क्या कर रहे हो तुम? विंग विंग कहता है हो मतलब कि बस इसे डरा रहे थे। बस इसे डरा रहे थे ना, ठीक है फिर मुझे मार डालो, ठीक है फिर मुझे मार डालो। इतना बोल करके विंग के हाथ में
जो गन था वो वांग जी के हाथ में पकड़ाते हुए अपने चेस्ट के पास रखते हुए कहता है, अपनी बहन को बचाना चाहते हो, मेरे बच्चे को मार डाला और ये नाटक कर रहे हो मेरे सामने में, ठीक है। विंग जिसकी दिमागी हालत ना बिल्कुल हिली हुई थी, एकदम हिला हुआ था वो, और वो कहता है, मार डालो मुझे, मैंने कहा मार डालो। पर वांग जी जो कि गन नहीं चलाना चाहता उसके हाथ से छीन कर फेंक देता, कहता कार में बैठो। विंग कहता मुझे नहीं बैठना, नहीं बैठना मतलब नहीं बैठना, इतना बोलकर वो बच्चे को लेकर भाग जाता है वहां से। अब विंग क्या कर रहा था कि वो बीच रोड पे भाग रहा था जहाँ पे कारें आ रही थी जा रही थी आ रही थी जा रही थी। वांग जी सबको बोलता है कि उसे पकड़ो, उसे पकड़ के लाओ, और वो भी भागते हुए चिल्ला रहा था, विंग रुको 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 रुको। पर विंग नहीं सुन रहा था। वो भागते भागते सीधे बेबी को लेकर के पुल पे चढ़ के पानी में यांग यांग नदी में सीधे छलांग लगा देता है, जिसे देखने के बाद वांग जी चिल्लाते हुए वहां पे बैठ जाता है, कहता विंग। पर विंग उतनी ऊपर से नीचे गिरा था, मतलब ये हाइट समझो यार, मतलब उस पुल के नीचे ना हम लगातार 3 पुल बना सकते हैं, हाइट टू हाइट, इतनी इतनी हाइट से वो कूदा था। और वहां से अगर कूदने के बाद अगर वो, मतलब ऐसे नॉर्मली बोला जाता है हड्डी का एक पीस भी नहीं मिलने वाला था। अब पानी ज्यादा गहरा था भी नहीं, वो वहां से कूद जाता है बेबी को लेकर के। वांग जी सर्च टीम को बुलवाता है, पर आने में 20 मिनट लग गए थे, तब तक विंग की डेड बॉडी बह जाती है। वैनिंग जिसको पता ही नहीं चलता, और वो पानी में जब गिरा था ना, तो ऐसे बहते बहते होता नहीं, जाते जाते तो सर चोट लग गया था, और इतना ज्यादा चिल्लाया था, चीखा था, जिससे ऊपर से बच्चे को जन्म देते वक्त भी चिल्लाते हैं ना, जिससे कि उसके वोकल कॉर्ड ना दब गया हुआ था पानी वानी पी लेने की वजह से। तो जब उसको होश आता है 1 मंथ बाद, तो विंग वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में था, और इधर पहले हम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं वांग जी का, ठीक है। पूरा सर्च टीम आने के बाद पूरी बॉडी को ढूंढा जाता है, सब कुछ किया जाता है, पर त्यांगांग नदी में ना प्रवाह था, एक साइड से नहीं था, जिस वजह से विंग की बॉडी ना बह गई थी। सारा सर्च टीम ढूंढ लेने के बाद बस बच्चे को निकालते बाहर। बच्चे को वांग जी लेके बैठ के रो रहा होता है, और जो सीसी थी उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन वांग जी सीसी को कार में डालता है, सबको बोलता है कि सर्च करते रहो। उसे लेकर के मेंशन आता है जहाँ पे सब फैमिली रहते थे। वांग जी अपने बच्चे को सामने टेबल पे प्लेस करते हुए कहता है, आपकी बेटी ने मेरे बच्चे को मार डाला, मेरे पार्टनर को मार डाला। अब बोलिए अंकल, मैं इसके साथ क्या करूं? अंकल जो कि उसे देखते ही कहते हैं, क्या कहा तुमने? वांग जी सारी बात बता देता है, एंड देन वो सीसी के कारनामे भी। अब सबको पता था कि सीसी मेंटली इल है, दैट्स व्हाई अंकल सीधे जैसे वांग जी की सारी बात खत्म होती है सीसी को सूट कर देते हैं, और कहते हैं गलती करने वाले की कोई गुनाह नहीं है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ। इतना बोलते हुए अंकल खुद भी खुद को सूट कर लेते हैं। उस घर में 2 डेड बॉडी और हो चुकी थी, साथ में बेबी की। सीजन और मेंग्यो भी रूल्स जानते थे, दैट्स व्हाई कहते हैं, वांग जी तुम ये मत समझना कि तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। अगर कोई किसी के साथ चीट करता है या किसी को धोखा देने की कोशिश करता है तो तुम जानते हो हमारे फैमिली के ये रूल्स है। वांग जी जो कि सदमे में ही चला गया था, एक ही दिन में 3-3 डेड बॉडी को दफनाना पड़ गया था। मेंग्यो और वो दोनों उसके साथ ऐसे कर रहे होते हैं। अब उस समय जो हमारा मेंग्या था ना, उसके पास ना बेबी था ऑलरेडी 3 साल का, युवान, जिसे देखते ही हमारा वांग जी उस बच्चे की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। अब इधर इन लोगों की लाइफ वापस से नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो हमारा मेंग्या और सीजन थे ना, तो माफिया के कितने सारे राइवल्स होते हैं ना, तो अपोजिट पार्टी वाले राइवल्स ना उन दोनों के कार में एक्सप्लोजर लगा करके ऑलमोस्ट 1 साल या 1 साल बाद, मतलब जो होता है जिससे होता है ना, बरसी पूरा पूरा हो जाता है ऐसे। तो वो जो लोग वर्सी पे जा रहे थे बेबी केस पे, तो वहां से जब लौट के आ रहे होते ना, उसी दिन अंकल और सीसी दोनों मरे थे, सब मर गए थे। तो वो लोग जब लौट के आ रहे थे तो एक्सपोजर लगा हुआ था, जिस वजह से वो एक ही साथ ब्लास्ट कर जाता है। और जो युवान था वो वांग जी को देखते हुए पता नहीं क्यों अट्रैक्ट फील कर रहा था, तो उसके साथ वो बैठ गया था। तो क्रिस, वांग जी और युवान एक कार थे, और सीजन और मेंग्या एक कार में थे। मेंग्या सीजन से कह भी रहा था कि पता नहीं क्यों वांग जी को देखकर बहुत बुरा लगता है, वो बहुत शांत और खामोश हो गया है। युवान को छोड़ देते हैं उसके पास, इसलिए वो युवान को अंकल के पास भेज दिया हुआ था। अब इधर ये जब हो गया था तो वांग जी और ज्यादा टूट गया था। विंग अभी तक उसे नहीं मिला था, और जो हमारा युवान था वो ऐसे करके, मतलब कह सकते हैं कि वो एकदम से टूट ही गया था। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था। और वापस से फिर से वांग जी को अपने भाई को और भाभी को दफनाना पड़ा। वो युवान को लेकर के इस शहर को छोड़ करके संघाई शिफ्ट हो जाता है। दिन का सिलसिला ऐसे ही बीत रहा था। विंग जब उसकी नींद खुलती है 1 मंथ बाद, तो वो एक झोपड़ी वाले जगह पे था। उसे ना ही उसका नाम पता याद था, कौन है वो कुछ नहीं जानता था, कुछ भी उसे याद नहीं था, कुछ भी नहीं।
उसे बस इतना याद था कि उसके पास एक छोटा बच्चा है। स्टार्टिंग में विंग वहाँ पे ना बहुत पैनिक करता था। ग्रामीण लोग उसे दवाई वगैरह दे करके ठीक ठाक करते थे। विंग जो कि वहीं पे 3 साल रहा था, और ये विंग के याददाश्त में है ही नहीं, ठीक है। वहाँ पे 3 साल रहा था, और 3 साल बाद जब उसकी मेमोरी धीरे धीरे करके वापस आई, तो वो जब उसे सब कुछ याद आने लगा था, तो इस सभी चीज़ों को बीते हुए ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 साल बीत चुके थे जब उसे याद आया था ये सब कुछ। उन गाँव वालों का वो शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि वहाँ पे रह कर के उसने ग्रामीण जीवन भी जिया हुआ था। वहाँ पे रह कर के उस दाई माँ के साथ में वो काम भी करता था जो वो करती थी, वो सब कुछ करने के बाद वो वहाँ से शहर आता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात जब वेनिंग से होती है। तो वेनिंग जब उसे हालचाल पूछता है, तो उसे पता चलता है कि विंग वो हल्का हल्का बोल पाता है, ऐसे मतलब जैसे कि कभी कभी कोई वर्ड बोलता है और अटक जाता है। तो हमारे जो वेनिंग था ना, वो बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो अच्छा है कि विंग वापस आया, और उसे लगा कि शायद बेबी को बर्थ देने टाइम में होता ना कि वोकल्स खराब हो जाते हैं कभी कभी, तो इस वजह से, और इसके साथ इतना सब कुछ हादसा हो गया था, तो थोड़ा बहुत वेनिंग को पता था। अभी वेनिंग और विंग का खुशी भरा दिन स्टार्ट ही हुआ था कि अचानक से एक दिन, जिस दिन वेनिंग का बर्थडे था, उस दिन विंग उसके लिए केक बाय करके आ रहा होता है, तो कार से टक्कर लग जाती है उसकी, और वो बेहोश हो जाता है। अब लास्ट डायल नंबर हमारा विंग का वेनिंग का ही था, जिस वजह से हॉस्पिटल में लाया जाता है। हॉस्पिटल में लाने के बाद जैसे कि होता है ना, कांच ना सीधे उसके गले में लगा था। अब तो वो थोड़ा बहुत जो बोल भी पा रहा था, तो वो सारे वोकल्स ही उसके हट गए थे। अब वो किसी लायक ही नहीं बचा था। 2 दिन बाद जब उसे होश आता है, तो अपने सामने वेनिंग को देख करके विंग खुश होते हुए जैसे मुंह ओपन करता है, उसकी पूरी साउंड ही चली गई थी। विंग रोने लगता है कि एक तो 3 साल वो उस जंगल में बिता के आया, जब वो यहाँ आया कि वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी पाएगा और बोलने की प्रैक्टिस करेगा, तो वो ठीक हो जाएगा, इलाज वगैरह कराएगा, क्योंकि गांव में इतना इलाज हो नहीं रहा था। लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। वो बहुत ज़्यादा टूट गया था। उसके बाद वेनिंग उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि उसी के लिए वो इतना सब कुछ प्लान कर रहा था, पर विंग उसे ऐसे इशारा में बोल रहा था, पर नहीं हो रहा था। विंग झल्ला गया था, सारा सामान वामान फेंक देता है, देन कहता है अपने आप से कि मुझे घिन आ रही है कि मैं कैसा इंसान हूँ कि सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है। पर वेनिंग उसे शांत कराता है, उसे घर लेकर आता है। उसे संभलने में ही 1 वर्ष लग गया था। उसके बाद फिर विंग ने धीरे धीरे करके वो क्या बोलते हैं, वो साइन लैंग्वेज सीखी। सीखने के बाद वो प्रैक्टिस करने लगा। वेनिंग भी उसके साथ सीखता था, जिस वजह से उसको भी आने लगा। वेनिंग का तबादला संघाई के लिए हो चुका था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वो पहले तो वो उसका इलाज वगैरह करवा रहा था, तो उसमें उसके खर्च जा रहे थे, और वो उसके इलाज में जितने भी पैसे वगैरह लगे थे, और वो 2-3 मंथ के लिए कोमा में भी था, तो वो सबका खर्च वर्च जोड़ करके विंग को कभी कभी बुरा लगता था। तो वो ना मानवा राइटिंग करने की कोशिश करता, पर उसे होता नहीं था, इसलिए वो जॉब वगैरह ढूंढ रहा था। तभी अचानक से वो एक दिन युवान से मिल जाता है, और वो सोच रहा था कि उसके ऊपर जो इतना सब कुछ एक्सपेंस विनिंग ने खर्च किया, पहले भी जब बच्चा था तब भी, और अभी जब उसका एक्सीडेंट हुआ और 2-3 महीने के लिए उसे इतना सब कुछ करना पड़ा, वो भी सब कुछ। तो इस वजह से ना विंग ना सोच रहा था कि उसे वो पेड कर देगा, ताकि मतलब दोस्त से तो क्या हुआ, इतना खर्च तो उसने किया ना, तो बुरा लग रहा था। अब बैक टू द प्रेजेंट, विंग का फ्लैशलाइट खत्म होता है, और वो ऐसे रोते हुए अपने मन में कहता है, और ये सब के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं और कोई भी नहीं। इतना सोचते हुए ही जब वो उठ के बैठता है, तभी दरवाजा अचानक से खुलता है, और वांगजी आते उसे खींच कर खड़ा करते हुए कहता है, कौन हो तुम? विंग उसे देखते ही शॉक्ड हो गया था, और किस भी आ गया था, सब गन तान के खड़ा था। विंग उसे देखता है और कहता है इशारे में, कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? फिर वो टाइप करके बता देता है कि मैं वी इंग हूँ। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था, कहता क्या बकवास कर रहे हो? विंग उसे कहता है इशारों में ही, हाँ यकीन क्यों होगा, मैं ही विंग हूँ। इतना बोल करके वो कॉपी लाता है, पेन लाता है, सब कुछ लिख देता है। लिखने के साथ ही वो उसे देता है पढ़ने के लिए। वांग जी जब पढ़ता है, क्योंकि उसने शुरू से वहां से लिखा था, जब वो उसके घर से निकल के भाग गया था रोड पे दौड़ते हुए, वहां से लिखा था। वांग जी को यकीन नहीं होता और कहता है, सच बताओ कौन हो तुम? विंग कहता है, अगर यकीन ना हो तो जाओ और इस हॉस्पिटल में जाके पता करो। ठीक आज से अभी 5 साल पूरा नहीं होता, 4.5 साल पहले ही उसका एक्सीडेंट जो हुआ था, तो वहाँ पे उसकी थोड़े से स्किन वगैरह का रिकवर किया गया था, और गले में वोकल्स कांच वगैरह लगे थे, तो वो सब कुछ ना थोड़ा सा ऑपरेशन कर करके, प्लास्टिक सर्जरी करके उसके चेहरे को थोड़ा बहुत बदल दिया गया था। वांग जी कहता है, और अगर छूट हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। विंग कहता है, मार तो मैं दूंगा आपको, और वो गुस्से में से इशारा करके बोलता है। वांग जी वहां पे बैठा हुआ था, विंग को पकड़ के बैठा हुआ था। क्रिस जाकर के पता करके आता है 1 घंटे बाद। रिपोर्ट्स देखने के बाद वांग जी के पैरों तले जमीन खिसक गया था, और कहता है, और अगर तुम थे तो स्टार्टिंग से तुम्हें पता था कि मैं
विंग उसे धक्का दे देता है और कहता है, मैं क्या? हाँ, मैं क्या? फिर से वो लिखता है और उसमें लिखता है, मैं क्या? हाँ, आपकी वजह से मेरा बच्चा मारा गया, आपकी वजह से मैंने इतना सफर किया, सब कुछ आपकी वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपको पता था ना कि आपकी बहन ने किया, आपने क्या किया? हाँ, आपने क्या किया? अब वो गुस्से में सब कुछ लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, और वो पेज फाड़ के उसको पकड़ा देता है। वांग जी पढ़ने के बाद कहता है, विंग मेरी बात सुनो, ठीक है ना? मारा। फिर उसके बाद किसी को कहता है, तुम सब बाहर जाओ। सब लोग बाहर चले गए हुए थे। वांग जी विंग को पकड़ लेता है एंड देन कहता है, मैंने अपनी बहन आमिन की अंकल ने खुद उसे मार डाला। विंग विंग उसे मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, पर वांग जी उसे पकड़े हुए था और कहता है, तुम यकीन करो विंग, शांत हो जाओ। पर विंग बहुत गुस्से में था और उसे मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लो, ये सारा में बोल रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग जी कहता है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, पर अगर तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो तो हाँ, बेशक तुम मुझे मार सकते हो, पर प्लीज शांत हो जाओ विंग, प्लीज शांत हो जाओ। विंग झल्लाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पर विंग को वो पकड़े हुए था कस कर, कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसको पकड़ के रखता है। 10 से 15 मिनट बाद जब विंग जो शांत हो जाता है ना, उसके बाद वो उसे वापस से समझा देता है सारी बातें, कि किस तरीके से जो अंकल थे उसने उसने अपनी बेटी को मार डाला, फिर उसके पापा होने की वजह से वो खुद मर गए, फिर उसके कुछ दिन बाद उसके गगा भी मर गए, और युवान उसका नहीं, उसके अंकल का बेटा है, जिस वजह से अब हालांकि उसको तो पता ही था कि युवान इसका बेटा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा था, और उस समय वांगजी और विंग का रिश्ता जो भी था, तो इतना बड़ा बेटा तो नहीं हो जाएगा, इसलिए वो समझ पा रहा था। सब कुछ जानने के बाद भी वो रो रहा था एंड देन रोते हुए वापस से कहता है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वंग जी उसे कहता है, क्या कहा तुमने विंग? विंग उसे इशारे में ऐसे बताता है, बच्चा की तरह, ऐसे हाथ नहीं हिलाते जैसे बच्चा को गोद में लेके सहलाते हैं, तो ऐसे इशारा करते हुए कहता है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वंग जी कहता है, हाँ हाँ, हम बच्चा करेंगे विंग, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गए। विंग फिर से उसे हिट करने लगता है। वांग जी उसे पकड़े हुए था, उसे किसी का ठिकाना ही नहीं था। तभी हमारा युवान भागते हुए अंदर आता है और कहता है, डैडा, गगा। वांग जी दोनों सेपरेट हो जाते हैं। देन इवान कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने सुना कि आपने गगो को मारा। वांग जी कहता है, नहीं नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना है। इतना बोलकर इवान को वो गोद में उठा लेता है, हालांकि वो बड़ा लड़का था, फिर भी कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे गगा वही है जिनसे मैं प्यार करता हूँ युवान, और थैंक यू सो मच बेटा कि तुम इसे लेकर के आए। युवान को भी वांग जी की स्टोरी पता थी, दैट्स व्हाई कहता है, क्या सच में? तो ये वही गग्गा है। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है, थैंक यू युवान कि तुम इसे यहाँ लेकर के आए। युवान कहता है, थैंक यू तो मुझे बोलना ही चाहिए था आपको, वैसे मैंने अच्छा काम किया ना। कहता, इतना बोल करके, और वो उसे देखता है, देन तीनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर थोड़ा सा माहौल शिफ्ट होता है एंड देन उसके बाद वांग जी युवान से कहता है, तुम बाहर जाओ। उसके जाने के बाद वांग जी विंग को गले लगाए हुए कहता है उससे, कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? विंग उसे मारते हुए कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो वांग जी हाँ में सर हिला देता है, और उसके बाद वो वापस से उसे हक कर लेता है। नीचे इवान आकर बोल देता है कि सब कुछ सही हो गया है और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना सोचने के साथ ही वो वापस से अपने मन में ऐसे खुश हो रहा होता है, और जो हमारा किस था वो सब ऐसे अच्छा फील कर रहा होता है कि चलो सही है, अच्छा सब कुछ हो गया है। अब युवान जो सेवन था उसे बोल देता है खाना वगैरह बनाने के लिए। डाइनिंग टेबल वाले एरिया पे सब लोग खा रहे होते हैं, और वांगजी विंग को सब कुछ दे रहा होता है, और उससे पूछ रहा होता है कि तुम ठीक हो, तुम कैसे ये किए वो किए। विंग बोल ही नहीं सकता था, दैट्स व्हाई कहता है, हम तुम्हारा वोकल का इलाज करवाएंगे विंग। विंग वापस से इशारा करते हुए कहता है, मेरा वोकल ही कट गया है तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, पहले तो चांस थे भी पर अब कोई चांस ही नहीं है। वांग जी फिर नहीं समझ रहा था। विंग अपना माथा ठोक लेता है और इवान कहता है, गगा ने कहा है कि वो अपना वोकल का इलाज नहीं करवा सकते हैं, जिस वजह से इवान की बात सुनने के बाद वांग जी कहता, हाँ तुम्हें आती है? तो इवान कहता, फिर हमारा विंग साइन लैंग्वेज में बोल रहा था और वांग जी को वो सुना रहा था इवान, जिसमें इवान बोलते जा रहा था, क्योंकि इनका वोकल था पहले तो थोड़ी बहुत आवाज आती थी और टक टक कर बोलते थे, पर जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है तो इनका वोकल ही कट गया है, तो ये बोल ही नहीं सकते, लाइफ टाइम के लिए म्यूट है, इनका बटन म्यूट हो गया है। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता, क्या कहा तुमने मुझे म्यूट? तो विवान हंसते हुए कहता, सॉरी गगा, सॉरी सॉरी। अब वांग जी हंसते हुए कहता, कोई बात नहीं, तुम बोलो या ना बोलो, पर मैं खुश हूँ कि तुम मेरे पास है, मेरा चबी चबी बेबी मुझे मिल गया। विवान कहता, ये तो सूखे लकड़ी लग रहे हैं, चबी किधर से लग रहा है आपको? वांग जी कहता, तुम नहीं जानते। और इतना बोलते हुए वो बहुत खुश था। खाना वाना खा लेने के बाद वांग जी उसे कहता है, मैं स्टडी में हूँ, युवान को सुलाकर जल्दी आओ।
फिर हमारा वांग जी वहां से चला जाता है। विंग ओवान को सुला रहा होता है तो इवान कहता है, सच में आप डडा से प्यार करते हो? विंग हाँ में सर हिला देता है तो इवान कहता है, अब उन्हें छोड़कर मत जाना। सुला लेने के बाद विंग वांग जी के कमरे में आके बैठ करके उस कमरे को देखता है। रात का टाइम था और उसे वो याद आ रहा था कि जब फर्स्ट नाइट उसने कैसे इस कमरे में बिताया था। और विंग कहता है अपने मन में, तो ये वही कमरा था, मैं पहले क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया। और उस दिन जो वो आया था वो बस धूमधाम करने आया था ना, इसलिए उसने पहचाना ही नहीं। पर अभी जब सब कुछ अंधेरे में वैसे देखता है, पीछे से वांग जी आकर उसे हक करते हुए कहता है, अभी भी कुछ सर्च करना है क्या तुम्हें? तो तुम मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। विंग उसकी तरफ ऐसे ना इशारा करता है चाकू की तरफ कि अगर तुमने मुझे अब की बार धोखा दिया किसी भी रीजन से तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी कहता है, पहले मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा तब तुम मुझे मारोगे ना? अब तो मरना और मारना होता रहेगा। इतना बोल करके वांग जी उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। किस ब्रेक करते हुए कहता है, चबी बेबी तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा क्रेजी हो रहा हूँ। तुम ऐसे कैसे मेरी लाइफ से गायब हो सकते हो? हाँ। और इतना बोलते हुए वांग जी विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और उसे लेकर के वो बेड पे कूद जाता है। विंग को भी अच्छा लग रहा होता है एंड देन उसके बाद वो उसे उसके साथ बेड पे आ जाता है। फाइनली जब जो हमारा वांग जी था वो विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है। विंग को इतने टाइम बाद पा करके वांग जी को अच्छा लग रहा था और विंग के अंदर भी जो नफरत और गुस्सा था जिस वजह से ये सब कुछ हुआ था वो सब कुछ क्लियर हो चुका था। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि पास्ट बहुत गहरा है जहाँ पे तुमने ही नहीं मैंने भी बहुत कुछ खोया है। क्या हम नई स्टार्ट कर सकते हैं? विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी से कहता है, वैसे तुम क्या बनना चाहते हो? मेरे आ, युवान के म्यूट टीचर या फिर मेरा सीक्रेट लवर? तो विंग ऐसे सस्पिशियस होते हुए इशारा करता है, वो क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी दुनिया से इंट्रो नहीं करा सकता। जब गगा थे तो माफिया वर्ल्ड पे रूल करते थे, पर अगर मैंने तुम्हें बताया तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम मेरी कमजोरी हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग तुम्हें म्यूट टीचर और मेरे सीक्रेट लवर के रूप में ही जाने। विंग वांग जी के नोज को स्लाइड करते हुए उसके गले लग जाता है एंड देन वो सो जाते हैं। अब सिलसिला ऐसे ही वापस से रिटर्न अपने पटरी पे आ गया था जहाँ पे युवान को रोज हमारा विंग पढ़ाना, उसे कॉलेज छोड़ना, उसके लिए प्रोजेक्ट बनाना, वांग जी के लिए कभी कभी शाम में वो नाश्ता बनाना, ये सब करता रहता था। धीरे धीरे करके 3 मंथ जब बीतते हैं तो वांग जी को पता चलता है कि विंग वापस से प्रेग्नेंट है। वांग जी इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो विंग का ख्याल रखने के लिए वो ज़्यादातर काम घर से करता था, ताकि वो जब तक ज़रूरी किसी स्मगलर या किसी ऐसे कोई मीटिंग नहीं होती तब तक वो जाता नहीं था। तो वो उसका ध्यान रखता था। विंग भी बहुत खुश था। फाइनली वो अपना बच्चा चाहता था, इसलिए वो वांग जी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता। विंग टमी पे हाथ रखता। युवान और वांग जी दोनों सुनते थे। ऐसे करते करते 9 मंथ बीत चुके थे जहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारी यादें बनाई थी, बहुत सारे पिक्चर्स बनाए थे। हर मंथ का पिक्चर्स कलेक्ट किया हुआ था ताकि वो हर एक छोटी छोटी चीज़ को याद कर सके। वांग जी ने युवान के लिए और छोटे बेबी के लिए अलग से कमरा भी बनाया हुआ था जहाँ पे वो बहुत 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 खुश था। ऐसे करते हुए 9 मंथ बीत चुका था। अपनी यादों को समेटे हुए संजोए हुए अचानक से वो लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं, तभी बाहर से कुछ गन साउंड सुनाई देता है जिसे सुनने के बाद विंग घबरा गया था और अपने टमी पे हाथ देते हुए सारे में कहता है, युवान इधर आओ। ये कहता है, कहीं जाना मत विंग, ये कमरा सेफ है, यहीं पे रहो। वो बाहर आता है और उसके कुछ राइवल्स जो थे ना उसके घर पे हमला करने आए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि विंग के पास कोई कमजोर चीज है जो कि उसके घर में छुपा के रखा हुआ है, इसलिए उन्होंने घर के टारगेट किया हुआ था। अब उन्हें ये तो नहीं पता था कि उस घर में एक म्यूट टीचर एक बच्चा भी रहता है, पर उसे लग रहा था कि कुछ तो है। अब पूरा घर ही उड़ा देंगे तो सब खत्म। वांग जी और उसके सारे बंदे उन लोगों से लड़ते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं। इसके बंदे भी बहुत सारे घायल हुए थे। विंग जो कि पैनिक करने लगा था, उसे दर्द होने लगा था। युवान जब भागकर बाहर आता है तो एक दुश्मन उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर पीछे से क्रिस उसकी खोपड़ी खोल देता है एंड देन उसके बाद युवान को ले लेता है। युवान चिल्लाते हुए कहता है, गगा गगा को कुछ हुआ है। जहाँ पे उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, अब ब्लड से पानी आना भी स्टार्ट हो गया था। वांग जी फटाक से पहले तो विंग को लेकर कार में आता है। अक्की से इस कार को निकालना स्टार्ट करता है। अभी भी उनके पीछे गुंडे पड़े हुए थे और उसकी कार बुलेट प्रूफ थी, हालांकि चल रहा होता है। वांग जी उन सब से लड़ते हुए जैसे तैसे करके हॉस्पिटल आता है और क्रिस को कहता है, इसे लेकर अंदर जाओ, मैं इसे निपटता हूँ। क्रिस कहता है, सर कुछ भी हो जाए मरिएगा मत। वांग जी हाँ में सर हिला करके उन लोगों से लड़ने के लिए बड़ा वाला गन लेकर के बीच रोड पे चला जाता है और उनको ऐसे शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। पीछे से ना 3-4 वैन आ चुकी थी जो कि उन लोगों के ऊपर हमला करने वाली थी। कुछ और पंटर्स भी उसके जो बचे हुए थे लोकल्स, वो भी आ गए हुए थे और वांग जी का साथ दे रहे होते हैं। वहाँ पे एक अच्छा सा हम बोल सकते हैं राइवल फाइट्स चल रहा होता है। इस तरफ से भी चल रहा था, उस तरफ से भी चल रहा होता है। और देखते देखते लास्ट में हमारे वांग जी ने एक बहुत बड़ा सा गोला लेके दे मारा था और उनकी तीनों कारें
पर खच्चे उड़ गए थे और सब लोग चले गए थे। वांग जी ने पुलिस को भी कॉल कर दिया हुआ था, पुलिस उन लोगों को भी पकड़ लेती है और इनके कुछ बंदे को भी। वो को ये न लगे कि भाई वांग जी ने मतलब ऐसा कांड कोई करा हुआ है। फिर वांग जी उस सबको कह देती है कि जैसे भी हो खुद समेट लो, और वो अंदर आता है जहाँ पे उसके पूरे हाथ पैर सब कुछ ये हो रहा था। जहाँ पे क्रिस उस ओटी रूम से बाहर आता है, जहाँ पे क्रिस के हाथ में एक बेबी गर्ल थी, जिसे देखते ही वांग जी के आंसू का ठिकाना नहीं था और उसके पास आते हुए कहता है कि ये मेरा बच्चा है। क्रिस कहता है हाँ ये आपका बच्चा है सर, अभी बेहोश हैं, पर वो बहुत चिल्ला रहे थे और आपके बारे में पूछ रहे थे, इसलिए उन्हें एनेस्थीसिया देना पड़ा। वांग जी अपनी बेबी गर्ल को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश था। एंड देन कहता है क्रिस मैंने उन सबको ख़त्म कर दिया है। क्रिस कहता है जी सर, हमारी जीत हुई है, हमारी सच में जीत हुई है सर, आज हमने सच में ज़िंदगी से भी और उन लोगों से भी जीत लिया है। इतना बोलकर वो दोनों जश्न मनाते हैं। अगले दिन सुबह विंग को जब होश आता है, फिर से विंग पैनिक करते हुए कहता है कि मेरा बेबी कहाँ है। पर वांग जी जब बेबी को लेकर के आता है तो वांग जी को हालत देकर के विंग चिल्लाते हुए कहता है ये सब, और विंग का ना आवाज़ आ गया हुआ था। पहले तो वो शॉक्ड हो गया था और कहता है मेरा वॉइस। वांग जी कहता है इसकी वॉइस आ गई। डॉक्टर भी उस वक्त आए हुए थे, जहाँ पे वांग जी विंग को बेबी को दे देता है, जहाँ पे विंग अपने बच्चे को देखते हुए कहता है ये मेरी बेटी है। वांग जी हाँ में सर हिला देता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि प्रेशर पड़ने की वजह से जो इनका वोकल कॉर्ड ऐसे कटा हुआ था और डॉक्टर ने उसको ऐसे सिल दिया हुआ था, तो नसें अपने आप ही नया नया बना लेती है ना, मतलब हमारे बॉडी में सेल्स अपने आप जनरेट होते रहते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे ये सेल्स बन रहे थे। और डिलीवरी के टाइम पे जब ये चिल्ला रहे थे तो वो सेल्स अपने से हट गए थे, इसी वजह से इनका वोकल कॉर्ड वापस आ गया। विंग बहुत खुश था क्योंकि सच में उसने ना जिंदगी से जंग जीत लिया था, अपनी आवाज़ के ऊपर ये कर लिया था, एंड उसे बच्चा भी मिल गया था। डॉक्टर उसे चेक करने के बाद चले जाते हैं और वांग जी विंग को देखता है, विंग वांग जी को देखता है। फिर विंग वांग जी से कहता है ये क्या हुआ। वांग जी कहता है तुम्हारे पति की जीत हुई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। विंग मुंह बनाते हुए कहता हमने शादी कब की। वांग जी कहता है हम अभी कर लेंगे क्रिस। इतना बोलकर वो पिक्चर क्लिक करता है और पेपर देता है, जहाँ पे वांग जी साइन कर देता है। कहता विंग भी साइन करते हुए कहता दो लो देखो हम लीगली हस्बैंड एंड हस्बैंड हो गए और हमारा बच्चा भी है। इतना बोलने के साथ ही क्रिस उस पेपर को लेते हुए बाहर चला जाता और कहता है हाँ लाइफ है, बहुत बड़ा चेंज तो लाती ही है, कभी अच्छा कभी बुरा, जब बुरा वक्त कट जाता है तो अच्छा ही आता है। वो बाहर आकर के पुलिस वालों को कहता है कि सब कुछ हो गया। पुलिस वाला कहता है यस सर सब कुछ तो हो गया है, पर आपके लोगों को भी हमें 5-6 दिन रखना होगा। क्रिस कह देता है ज़्यादा टॉर्चर मत करना वरना तुम्हें तो पता ही है कि क्या ही होगा। पुलिस वाला भी हाँ में सर हिला देता है, वहाँ से चला जाता है। क्रिस उन सारे रायतों को समेटने के लिए अंदर हॉस्पिटल में विंग वांग जी से कहता है ये सब क्या हुआ। वांग जी कहता है तुम्हारी प्यार की निशानी है, जीतना तो था क्योंकि अपनी बेटी को दोबारा देखना था, अगर मैं नहीं देखता तो शायद मैं मर जाता इस गिल्ट में कि मैंने वो नहीं दिया जो तुम्हें चाहिए। आज भी मुझे वो दिन याद है जिस तरह से तुम फूट कर रो रहे थे और तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे साथ दोबारा सोना है ताकि मैं तुम्हें बच्चा दे दूं। उस वक्त मुझे एहसास नहीं था कि मैं तुम्हें कितना और तुम मुझे कितना चाहते हो विंग, मेरा चबी बेबी मुझे कितना चाहता है। ये सोचते हुए वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है, देन कहता है और आज मेरा चबी बेबी ने फिर से एक बेबी को दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा चबी बेबी वापस से पहले की तरह चबी हो जाए। विंग कहता है रियली, वो तुम थे ना जो मुझे रोज 1 किलोमीटर भगाते थे ताकि मेरा फैट कम हो जाए। वांग जी कहता है पर वो मुझे चबी बेबी काफी पसंद था। विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं 1 मंथ खाऊंगा तो हो जाऊंगा ना। वांग जी कहता है गुड बॉय। इतना बोलते हुए कहता है बेबी गर्ल आपको भी अपनी मम्मी का ध्यान रखना है। तभी युवान आके भंडोल करते हुए कहता है सरप्राइज। उसके हाथ में बहुत सारा गुब्बारा था जहाँ क्रिस उसे लेकर आया हुआ था। युवान स्कूल से आया था, 10 बार भागते हुए आता कहता है मेरी बहन आ गई। इतना बोलकर उसे गोद में लेता है, जहाँ पे वांग जी कहता है हाथ साफ किया। विंग कहता है छोड़ो भी बच्चा है। युवान कहता है अब तो मैं बेबी गर्ल के साथ खेलूंगा और आप दोनों अब एक दूसरे के साथ खेलिएगा ताकि आप मुझे एक और बेबी बॉय दे सके। विंग उसे देखता है इंसान शर्माने लगता था। वांग जी कहता हाँ हाँ क्यों नहीं एक क्यों, मैं 2-3-4 और दे दूंगा ना। युवान कहता है हाँ हाँ पूरे 11 चाहिए मुझे। तो जो भी सुनता है विंग कहता है क्या। युवान कहता है हाँ तो हम अपनी टीम बना लेंगे ना, 2-2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, खेलना शुरू करेंगे, 4-4 खेलेंगे, सॉरी 5-5 खेलेंगे और एक कप्तानी करेगा। इतना सुनना हुआ था कि वो सब हंस रहे होते हैं, साथ में क्रिस भी हंस रहा होता है और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी। विंग की वॉइस वापस लौट आई थी, हमारे युवान को एक छोटे से बेबी गर्ल मिल गया था, वांग जी को अपनी फैमिली वापस मिल गई थी और क्रिस को उनके बॉस मिल गए थे। सारा रायता कांड सारा समेट लिया हुआ था उसने और वो बस एक हैप्पी एंडिंग के साथ में ये सोच रहा था कि यहाँ से उनकी लाइफ बस स्मूथ चले, जो उनका काम है वो करे और अपने लाइफ में ग्रो करते जाए।
तो कैसा लगा आप लोगों को ये वन शॉट, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा भी लगा हो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वन शॉट में, ऐसे ही वेट करिएगा। ओके, बाय बाय।